नेता नगरी is sponsored by खाता बुक। बिजनेस हुआ इजी। मीटिंग के साथ इनकी कटिंग चाय चलती रही क्योंकि उस्मान भाई की डेयरी चलती रही। लॉकडाउन में जिंदगी चली क्योंकि लोकल दुकानें चली। खाता बुक की ओर से इन सभी लोकल दुकानदारों को दिल से सलाम। नमस्कार, मैं हूं सौरभ द्विवेदी और आप देख रहे हैं लल्लन टॉप का वीकली पॉलिटिकल शो नेता नगरी। ऐसे शब्द चबा के बोलता हूं मैं आवाज के आरोह अवरोह के साथ, इससे ना थोड़ा टीवी वाला भोकाल बनता है। नेता नगरी वो शो है जिसमें हम हफ्ते भर की सियासत के बारे में बात करते हैं। इस बार बात करेंगे, उससे पहले आपको एक सूचना दे देते हैं। ये फॉर्मेट तो इस एपिसोड में ऐसा ही रहेगा। अगले एपिसोड से हम कोशिश करेंगे कि हफ्ते भर की कुछ ऐसी सुर्खियों का जिक्र करें जिन पर लंबी बहस नहीं हो सकती लेकिन जरूरी अपडेट है। मसलन देवेंद्र फडणवीस को बिहार का प्रभारी बनाए जाने की खबर है, या बेनी प्रसाद वर्मा के निधन से जो राज्यसभा की सीट खाली हुई, वहां पर बीजेपी अपने जिस कैंडिडेट को लेकर आई जयप्रकाश निषाद को, उनकी खबर है। तो ऐसे कुछ छोटे छोटे अपडेट्स और फिर 2-3 बड़े मुद्दों पर तफसील से बात। और नेता नगरी में हमारे साथ बात करने के लिए होते हैं टीवी के पत्रकार राजदीप सरदेसाई। बहुत बहुत स्वागत है आपका। ये टीवी के पत्रकार मत कहिए, आप कहिए मल्टीमीडिया जमाने के पत्रकार। मल्टीमीडिया ब्लॉग। अच्छा, मैंने जानबूझ के आज ये टीवी पत्रकार पे रुका कि देखे आपको वो बात लगती है कि नहीं। देखिए, मेरी शुरुआत सौरभ भाई ऐसे जमाने में हुई जहां टीवी नहीं था। मैं अखबार का आदमी हूँ। मुझे अभी भी जब अखबार में मेरी बाईलाइन आती है, खुशी तब होती है, असली खुशी तभी होती है। मैं उस जमाने का हूँ। मैं आपको और बता दूं राजदीप जी, हम लोग लल्लन टॉप पे टीवी डिबेट से इंस्पायर होकर, अब कैसे इंस्पायर है वो आपको शो देख के समझ में आएगा। एक हम भी वीकली टीवी डिबेट शुरू कर रहे हैं सर। इस हफ्ते तो कम से कम टीवी डिबेट के बारे में जिक्र मत करिए। नहीं, इसीलिए वो एक किस्म का आप समझ लीजिए पार्ट स्कूप है, पार्ट हमारा कंट्रीब्यूशन है कि टीवी पे, मतलब मेरा भी मन करता है ना कि कभी कभी मैं भी टीवी डिबेट के फॉर्मेट में एकदम से अच्छा आपने ऐसा बोला, ऐसा क्यों बोला, ये ऐसे करके थोड़ा सा तो एक हम स्कूप क्रिएट कर रहे हैं। बाकी इसके बारे में जल्द जानकारी आपको लल्लन टॉप पे मिलेगी। शुरू करते हैं नेता नगरी। नेता नगरी में सबसे पहले सुर्खियां। पहली सुर्खी है राजस्थान से, जहां पर फिलहाल सियासी संकट खत्म होता नजर आ रहा है। अशोक गहलोत मुख्यमंत्री और सचिन पायलट पूर्व उप मुख्यमंत्री फाइनली बगलगीर हो गए हैं। हालांकि विधानसभा का सीटिंग अरेंजमेंट बदल गया है और राजस्थान की विधानसभा में आरोप प्रत्यारोप, किसने बाड़ेबंदी की, कौन कैसा, इस पर खूब चर्चा हो रही है। दूसरी सुर्खी होगी उत्तर प्रदेश से जुड़ी हुई, जहां पर एक पौराणिक चरित्र को लेकर, भगवान परशुराम को लेकर सियासत हो रही है। सबका मकसद है कि वो 10-11%, 12%, सबकी अपनी अपनी व्याख्याएं का वोट बैंक है, ब्राह्मणों का वोट बैंक है, उस पर सबकी नजर है। सब अपने अपने ढंग से उनके हितैषी बनने की कोशिश कर रहे हैं। योगी आदित्यनाथ पर इल्जाम लग रहे हैं, उनकी तरफ से भी, उनके खेमे की तरफ से बातें सामने आ रही हैं, कभी एसटीएफ पर, कभी उनकी नियुक्तियों पर, कभी एनकाउंटर पर। और उसके मुकाबले सपा कह रही कि हम भगवान परशुराम की इतनी ऊंची मूर्ति लगाएंगे, बसपा कह रही तो मूर्ति, हम तो स्कूल अस्पताल बनवाएंगे। तो ये जातिवादी पॉलिटिक्स हो रही है। और इस सब के बीच एक जो चीज है जिस पर मुझे लगता है कि यूपी के लोगों को सोचना चाहिए कि हिस्ट्री शीटर, कुख्यात अपराधी, गुंडे, वो किसी जाति के प्रतिनिधि नहीं होते। तो जो इस गफलत में है कि फलाना चूंकि उसके नाम के आगे ये लिखा है इसलिए वो जाति का प्रतिनिधि है, ये बहुत ही गलत परंपरा है। चाहे यूपी में हो, चाहे बिहार में हो, चाहे राजस्थान में आनंद पाल एनकाउंटर के बाद जो इस तरह का एक माहौल बना, इससे मुक्ति। और जरूरत है कि जाति से इतर सूबे के भी एक, देखिए, अच्छा स्कूल या अस्पताल बनेगा तो वो सब जातियों के लिए फायदेमंद होगा। तो यूपी पर बात करेंगे और पहली दफा नेता नगरी में बात करेंगे पंजाब में, क्योंकि राजस्थान का क्राइसिस कांग्रेस ने सुलझा लिया, लेकिन पंजाब में पंजाब के ही नेता, कांग्रेस के राज्यसभा सांसद कह रहे हैं अमरिंदर का तो सरकार का गेम ओवर, ऐसा वैसा। तो आप किस बात पर लट चल रहे हैं, उन सब पर डिस्कस करेंगे। शुरू करते हैं नेता नगरी। नेता नगरी में सबसे पहले बात करेंगे सबसे अहम विषय पर। किसी के चेहरे पर मुस्कान है कि जीत है, किसी के चेहरे पर
ओढ़ी हुई मुस्कान है कि सब कुछ कथित रूप से सम्मानजनक ढंग से हो गया, और किसी के चेहरे पर मुस्कान है कि अभी हमारा आखिरी दांव बाकी है। बात करेंगे राजस्थान की, और इस बातचीत में हमारे साथ जुड़ रहे हैं दैनिक भास्कर से जुड़े वरिष्ठ पत्रकार त्रिभुवन जी, पहले भी नेता नगरी में आ चुके हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका त्रिभुवन जी। नमस्ते। पहला सवाल, पर्दे के पीछे खेल क्या हुआ? कस बस ढीले क्यों पड़ गए युवा बागी सचिन पायलट के? सौरभ जी, गालिब का एक बहुत प्रसिद्ध शेर है कि अपनी हस्ती ही से हो जो कुछ हो, अपनी हस्ती ही से हो जो कुछ हो, आग ही गर नहीं गफलत ही सही, आग ही गर नहीं, अगर शक्ति नहीं है, अगर समझदारी नहीं है, गफलत ही सही। तो ये जो अपनी हस्ती ही से जो कुछ हो, ये बात राजस्थान के इस जो तात्कालिक घटनाक्रम जो हुआ है, जो कांग्रेस के बीच में बड़ा भारी विवाद हुआ, उस पे बहुत सटीक बैठता है। इसमें गफलत भी है, इसमें आगही जो है, अपना कौशल है वो भी है, अपनी हस्ती भी है, ये सब चीजें बड़ी साफ साफ दिखाई देती हैं। राजस्थान की राजनीति में जिस तरह के हालात हुए हैं और जिस तरह ये बगावत या विद्रोह हुआ, उसमें शायद संख्या बल का जो गणित था वो गड़बड़ाया, और संख्या बल का गणित गड़बड़ाने से शायद कई चीजें सचिन पायलट को जो दो कदम पीछे जाके शायद आगे आ सकते थे, वो हालात उस तरह के रहे नहीं। और अब अशोक गहलोत तात्कालिक रूप से एक बार मजबूत लगते हैं। राजस्थान की राजनीति में आज जो परिवर्तन आया है, वसुंधरा राजे काफी समय से बिल्कुल परिदृश्य से बाहर थी, लेकिन आज जब वो विधानसभा में प्रविष्ट हुई तो उनका एक अलग प्रभामंडल था, वो एक अलग तरह से बहुत मजबूती के साथ उभर के आई हैं। तो ये जो एपिसोड है, मतलब ये है कि इस राउंड में दोनों ही पार्टियों के ओल्ड गार्ड विजेता बनकर उभरे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, इसमें ओल्ड गार्ड एक साथ हो गए और यंग गार्ड थे वो एक साथ हो गए। अच्छा, मैं बिल्कुल टू द पॉइंट सवाल पूछता हूँ। पहला सवाल मेरा ये है, ये खबरें चली कि बीजेपी अपने विधायकों को गुजरात ले जाना चाहती थी, लेकिन वसुंधरा खेमे के लगभग 45 विधायक इस कवायद में साथ नहीं आए। ये सत्य है या सियासत का अर्ध सत्य है या ये सोशल मीडिया की अफवाह है? देखिए, राजनीति में सच जो है उसको कोई नहीं कह सकता, क्योंकि जो बीच के जो मुख्य लोग हैं, जो मुख्य किरदार हैं, वो जो कहें वही सच होता है। अभी राजस्थान की राजनीति में अशोक गहलोत जहां बहुत ज्यादा वाचाल या मुखर दिखाई देते हैं, वहीं वसुंधरा राजे हैं मौन रह करके वो अपने संकेत दे रही हैं। तो लेकिन एक बात बहुत स्पष्ट है कि वसुंधरा राजे के साथ जुड़े हुए जो विधायक थे, वो जो कह रहे थे, वो उनकी भाषा, उनके हाव भाव, उनकी जो दैहिक भाषा थी वो बहुत स्पष्ट थी, और उनके बयान मोटे तौर पे वो भी चीजें बड़ी स्पष्ट रही कि उन्होंने कहा कि जो मैडम कहेंगी हमें कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है, जो मैडम कहेंगी वो हम मान लेंगे। तो इसलिए उनका वो कार्यक्रम जो था कि हवाई जहाज में या विमान में बिठा करके उनको गुजरात ले जाना, उनको बाद में कहा गया कि मध्य प्रदेश ले जाएंगे, या वो जहां चाहें वहां जाना चाहें वहां ले जाएं, लेकिन ये बात उनका जो योजना थी वो बीच में रह गई, वो पूरी नहीं हो पाई। अच्छा, मैं इस योजना के सूत्रधारों वाले सवाल पर आऊंगा। राजदीप, मेरा आपसे सवाल है, दिल्ली में दो तरह की थ्योरी चली। एक थ्योरी चली कि कांग्रेस आला कमान रीच्ड आउट टू सचिन पायलट विद अनदर ट्रूस ऑफर, और उसमें फारूक अब्दुल्ला, उमर अब्दुल्ला, प्रियंका गांधी, राहुल गांधी और कई नाम गिनाए गए, उनको शामिल किया गया। लेकिन दूसरी थ्योरी ये है कि जब सचिन पायलट को समझ में आ गया सत्र होकर रहेगा, बसपा विधायकों के निलंबन पर कोई फैसला नहीं, जो विप वाली पूरी बात थी, और उनके पास कोई जब चीज नहीं बची, कोई ऑप्शन नहीं बची, ये गहलोत खेमे की थ्योरी है, तो वो मजबूरी में ही रीच्ड आउट कि नाउ सेव मी ग्रेसफुली। आपकी क्या थ्योरी है राजदीप जी? देखिए, दूसरी थ्योरी में ज्यादा दम है। पूरी तरह से वाकिफ नहीं हूं, लेकिन ज्यादा दम तो है कि सचिन पायलट एक ऐसे मोड़ पर आ गए जहां उनके सामने बहुत कम ऑप्शन थे। उनको पता चल गया कि जैसे आपने कहा, बसपा के जो एमएलए हैं, उनका जो पिटीशन है वो
वोट ऑफ कॉन्फिडेंस के पहले उस पर कोई निर्णय नहीं होगा, शायद उनको वोट करने की इजाजत दी जाएगी। उनको इनफैक्ट हमको ये कहना भी नहीं चाहिए कि बस्पा के हैं, क्योंकि वो विवाद का विषय है। कांग्रेस में है, बस्पा के थे, एक जमाने में बसपा के थे। उनको ये भी पता चल गया जो उनका जो 18 एमएलए थे वो 30-35 नहीं बन रहे थे। 18 में से भी कुछ ऐसे थे जो बड़े डर रहे थे, वो नहीं चाहते थे कि इस्तीफा दे दे उसके बाद चुनाव लड़े। वहां से बीजेपी से भी संकेत जो आ रहे थे वो पूरी तरह से उन्हें आश्वस्त नहीं कर रहे थे कि बीजेपी पूरी तरह से पायलट गुट के साथ लेकर गहलोत सरकार को गिरा पाएगी। तो एक तरह से मुझे लगता है कहीं ना कहीं जो अंग्रेजी में कहते हैं ही डिसाइडेड टू कट हिज लॉसेस, जो उनको लगा कि हमारी जो कमजोरियां हैं अब ऐसे कमजोर पोजीशन में हम टक्कर नहीं दे पाएंगे अशोक गहलोत के लिए, थोड़ा हमें पेशेंट रहना पड़ेगा, 6-7 महीने बाद अगर कुछ हो तो तब देखेंगे। और तब ये बात चली कि प्रियंका गांधी जी से बात हुई, अहमद पटेल से बात हुई। अब उमर अब्दुल्ला, फारूक अब्दुल्ला इसमें शामिल थे, मुझे नहीं लगता वो इन सब चीजों में शामिल थे, ये कांग्रेस का अंदरूनी मामला था। और सचिन पायलट ने मुझे लगता है समझदारी एंड में दिखाई दी कि मुझे पता चल गया कि मैं कहीं बाहर जाके मैं कहीं का नहीं रहूंगा, मैं अंदर ही रहकर शायद एक दिन फिर आएगा। पॉलिटिक्स में कुछ नहीं कहा जा सकता कल क्या हो, तो उनको लगा ही हैज कट हिज लॉसेस, अपनी जो जितनी भी हार होने की जो चांसेस थे उसे कम किया है। एंड हु वाज द पॉलिटिकल मैनेजर जो इन सब चीजों को एक साथ लेकर आया, अहमद पटेल या खुद प्रियंका गांधी? क्योंकि कई लोगों ने उसकी इस तरह से व्याख्या शुरू कर दी कि देखिए फाइनली गांधी फैमिली स्टेप्ड इन, टुक रिन्स इन देयर ओन हैंड। और देखिए सौरभ, एक बात है कि प्रियंका गांधी लगातार नहीं कहूंगा लेकिन कई बार उन्होंने सचिन पायलट से संपर्क की थी, ये इस बात को इनकार नहीं किया जा सकता। एक बड़ा इंपॉर्टेंट बात है जब आखिर में सचिन और उनके जो समर्थक है एक साथ आए, कांग्रेस आला कमान से मिले, एक फोटोग्राफ निकला। उस फोटोग्राफ में केसी वेणुगोपाल हैं जो अब राजस्थान से राज्यसभा एमपी बन गए हैं और गांधी परिवार के ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी बन गए हैं। अहमद पटेल थे, लेकिन उस फोटोग्राफ में कहीं राहुल गांधी नहीं नजर आए। इससे एक साफ इशारा है, जो मुझे खबर है राहुल गांधी इसके विरोध में थे। राहुल गांधी चाहते थे कि अगर किसी को जाना है जाने दीजिए। प्रियंका गांधी ने कहीं ना कहीं सचिन पायलट से संपर्क बनाया या पायलट ने उनसे संपर्क बनाया और फिर अहमद पटेल, केसी वेणुगोपाल उस पर पड़ गए, खास करके अहमद पटेल। आप कह रहे हैं कि राहुल गांधी इसके विरोध में थे, लेकिन जो अखबारों में खबरें छपी उनमें कहा गया कि फिर राहुल गांधी आल्सो स्टेप्ड इन और वो सारी प्रॉमिसेस जो बड़ा वो जिसको बोलते हैं ये तो नहीं, राहुल गांधी मीटिंग में पहले शामिल थे, उन्होंने पायलट को आश्वस्त किया है, लेकिन जो मुझे जानकारी है कि राहुल गांधी उतने एंथुजियास्टिक नहीं थे जितनी प्रियंका गांधी थी। आपको मालूम होगा कि राहुल गांधी ने कुछ एनएसयूआई कार्यकर्ताओं से बातचीत भी की थी कुछ हफ्तों पहले जब ये मामला उठा था और कहा था जिनको जाना है वो जा सकते हैं। तो राहुल गांधी का एटीट्यूड कुछ और रहा है और प्रियंका गांधी का और रहा है। लेकिन सिग्निफिकेंट है जब फोटोग्राफ निकलता है उसमें राहुल गांधी शामिल भी नहीं है लेकिन प्रियंका गांधी मौजूद है। ये संकेत देता है कि प्रियंका गांधी को पूरी तरह से इस जो कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट में वो अपना एक किरदार यूपी के बाहर निभा ले रही थी, क्योंकि वो मतलब खूब दूर की कौड़ी लाए तो अब जल्द ही कांग्रेस के कार्यकर्ता सड़कों पर प्रियंका लाओ देश बचाओ का नारा लगाते दिख सकते हैं। यू कैन रूल इट आउट, डोंट। आप हंस रहे हैं, ये हो सकता है। नहीं, मैं हंस नहीं रहा हूँ राजदीप जी, मुस्कुरा रहा हूँ। राजनीति में किसी भी संभावना को कभी खत्म नहीं करना चाहिए, लेकिन जब तक कांग्रेस यूपी और बिहार को नहीं सुलझाएगी तब तक कुछ है नहीं भविष्य। त्रिभुवन जी, मेरे आपसे 2-3 टू द पॉइंट सवाल है। पहला सवाल यह है कि अशोक गहलोत खेमा इस शांति समझौते को लेकर कितना सहज था, क्योंकि शुरुआती खबरें आई कि जो उनके जैसलमेर में विधायक हैं वो कह रहे हैं कि अरे साहब ऐसे कैसे वापस ले लिया, और आला कमान को थोड़ी सख्ती दिखानी पड़ी। ये मेरा एक सवाल है। दूसरा सवाल मेरा ये है कि बीजेपी के खेमे में कई लोग इसकी ऐसे व्याख्या कर रहे हैं कि गजेंद्र सिंह शेखावत का कद थोड़ा सा घटा है, क्योंकि जो उनका पॉलिटिकल मैनेजमेंट है वो फेल भी हो गया और छींटे भी आ गए कुछ, और सतीश पुनिया वर्सेस गजेंद्र सिंह शेखावत भी एक चलने लगा। तो लोग कह रहे थे पहले कांग्रेस में 2 गुट, बीजेपी में 2 गुट थे, वसुंधरा वर्सेस आला कमान गुट, अब वो और कई गुट आ गए हैं। तो इन 2 चीजों पर आपकी टिप्पणी चाहूंगा।
जी देखिए, जब अशोक गहलोत के मुख्यमंत्री निवास पर जब सचिन पायलट आए और वहां बैठक हुई, और दूसरे जब विधायकों के साथ भी बैठक हुई, तो अशोक गहलोत ने एक बात कही कि देखिए, आप लोग आ गए, आपका स्वागत है, हालांकि हम लोग विश्वास मत तो वैसे भी जीत लेते, लेकिन आपका आना अच्छा लगा, अपने हैं इसलिए अपने आ गए। तो वो जो अशोक गहलोत का कहना था, वो उसमें एक बहुत तीखा तंज भी है और उसमें एक आगे का मैसेज भी है। तो तंज ये था कि भाई, आप लोग आते चाहे नहीं आते, लेकिन हम लोगों ने विश्वास मत तो जीत लेना था। और दूसरा जो जो ये था कि सचिन पायलट की वहां जो मौजूदगी रही, जिस तरह की परिस्थितियां रही, और अशोक गहलोत के जो खेमे के विधायक थे, उनसे ये उन्होंने कहा नहीं कहा अलग बात है, लेकिन वहां से ये मैसेज आए या खबरें इस तरह की प्रकाशित हुई कि लोग नाराज हैं इस बात से, विधायक अशोक गहलोत खेमे के विधायक नाराज हैं कि बागियों को नहीं लेना चाहिए। तो कई तरह की परिस्थितियां रही। सचिन पायलट को थोड़ा इन्होंने कल इंतजार भी करवाया, क्योंकि काफी देर से मीटिंग हुई। तो कई तरह की परिस्थितियां थी उसमें। तो जो ये अभी का जो हालात जिस तरह के रहे, उसमें उन्होंने एक तरह से सीएम खेमे ने, मुख्यमंत्री खेमे ने ये दिखाने की कोशिश की कि ये उनकी विजय है। हालांकि सचिन पायलट उस बैठक में मौजूद रहे, वे उस तरह के निस्तेज नहीं दिखाई दिए, क्योंकि उन्होंने दिल्ली से जिस समय भी समझौते की बातें आई थी, तो जो उनके बयान हैं, उनके जो तेवर हैं, वो हो सकता है थोड़ा उनकी गर्मी जरूर कम हुई हो, लेकिन उसमें तेवर का जो तीखापन है वो वैसा का वैसा ही बरकरार है। उन्होंने जो कहा है कि मैं अपनी आपत्तियां दर्ज कराऊंगा, वो उन्होंने मुख्यमंत्री के तत्काल बाद जो बयान दिया उसमें भी कहा। तो ऐसा नहीं है कि ये बिल्कुल एकदम समाप्त हो गया है मामला और सचिन पायलट ढीले पड़ गए हैं। दूसरी बात जो आपने भारतीय जनता पार्टी को लेकर के की है, उसमें आप देखिए कि पिछली बार भी हमने बात की थी, जो गजेंद्र सिंह शेखावत हैं, वो भारतीय जनता पार्टी के शायद भविष्य का चेहरा होते, लेकिन आप ये भी मान सकते हैं कि किसी तरह से वो बीजेपी के एक तरह से सचिन पायलट की तरह से उभर रहे थे। लेकिन जब वो पिछली बार उनको प्रदेश अध्यक्ष बनाया जा रहा था अशोक परनामी को हटाने के बाद, तो 72 दिन तक कोई अध्यक्ष नहीं था और बहुत कशमकश रही राजस्थान में। और जो 72 का आधा आंकड़ा था 36, तो वो इस बार रहा 36 दिन, ये 32 दिन इस बार जो है, ये 32-35 दिन का जो हालात रहे इस बार। तो इस बार भी वसुंधरा राजे सामने आई, मतलब सामने वो इस तरह से आई कि चुप रही, बोली नहीं, लेकिन पर्दे के पीछे से जिस तरह से खेल चला, जो हालात सामने आए, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने हाई कोर्ट के आदेश के बावजूद उनका बंगला जो खाली करवाने की बात होती है, आमतौर पर राजनेता बहुत असहिष्णुता रखते हैं विरोधियों के प्रति, लेकिन उसके बिल्कुल विपरीत जाते हुए उन्होंने उस बंगले के न केवल उसके लिए एक विशेष आदेश निकाला, बल्कि सचिन पायलट के साथ जो 3-4 विधायक और थे, उनके बंगलों को भी अपग्रेड कर दिया गया। तो बड़ी एक प्रचंड सी लड़ाई चली, और इस लड़ाई के दौरान कई ऐसी चीजें सामने आई जो बता रही थी कि ओल्ड गार्ड ने एक होकर के, और जो इधर भी अपने नए लोगों को, जो लोग बहुत महत्वाकांक्षी थे, उनको थोड़ा पीछे धकेलने पे मजबूर कर दिया है। और खास बात जहां गजेंद्र सिंह शेखावत की बात है, जो ऑडियो टेप सामने आए और उसके बाद गजेंद्र सिंह शेखावत का ये कहना कि मैं अपनी आवाज के नमूने नहीं दूंगा, अगर वो ये कहते कि ये ऑडियो टेप मेरा नहीं है, मैंने कोई सौदेबाजी नहीं की, आप चाहो जहां मेरा बयान ले लो, चाहो जो मेरी आवाज की रिकॉर्डिंग कर लो, तो शायद वो नैतिक रूप से ऊंचे होते। लेकिन वो एक जो कहावत है बहुत पुरानी, दाढ़ी और तिनके वाली, तो वो कहीं इसमें आई, और जो लोक समाज है राजस्थान का, जो राजनीतिक समाज है, उसमें ये संदेश गया कि ये अभी जो शुरुआती जो दौर की लड़ाई थी वो बहुत पीछे चले गए हैं। और आज भी जब विधानसभा का सत्र शुरू होने जा रहा है, उसमें जिस जलवे के साथ और जिस प्रभामंडल के साथ वसुंधरा राजे वहां दाखिल हुई हैं, उससे ये लगता है कि अभी भारतीय जनता पार्टी में नेतृत्व परिवर्तन की या नए लोगों के मजबूत होने की संभावना, अभी थोड़ी जल्दबाजी होगी इस बारे में कुछ कहा जाए तो। अच्छा, एक आखिरी सवाल मेरा इस विषय पर आप दोनों से। इसी महीने, इसी हफ्ते में बतौर कार्यवाहक अध्यक्ष सोनिया गांधी के कार्यकाल का 1 बरस पूरा हुआ। एंड दिस टेल्स अस कि कितना एडहॉकिज्म है, मतलब 1 साल से कार्यवाहक अध्यक्ष चल रहा है, नेता राजदीप जी शशि थरूर का इंटरव्यू करते हैं,
कोई कपिल सिब्बल कुछ लिखते हैं। फिर ये बात भी आती है कि जब भी कोई इस तरह की परिवर्तन की बात करता है तो उसको दबा दिया जाता है। तो अलग अलग खेमों से आवाजें आ रही हैं, लेकिन हिंदी के चालू मुहावरे में कहें तो बिल्ली के गले में घंटी कौन बांधे। कौन ये बात मुखरता से कहे कि हमें अब गांधी परिवार से इतर अध्यक्ष देखना चाहिए। आप लोगों की इस पर क्या राय है? क्या मतलब कि वो घूम फिर के फिर वहीं पे आ जाएंगे? देखिए, मुझे लगता है सौरभ भाई कि जो भी हो, कांग्रेस में एक अंग्रेजी में कहावत है, हाँ, मोर थिंग्स चेंज द मोर दे रिमेन द सेम, यानी जितनी चीजें बदलती है उतनी वैसी की वैसी रहती है। अब यही तो कांग्रेस की के सामने सबसे बड़ा संकट है। 1 साल से ज्यादा आपका इंटरिम प्रेसिडेंट रहते हैं, यानी स्टॉप कैप अरेंजमेंट। ये तो लगता है ये स्टॉप कैप कहीं ना कहीं परमानेंट बनने जा रहा है। हालांकि हमें जो खबरें आ रही है कि 14 अगस्त के बाद जरूर हम कोशिश करेंगे कि कोई नया अध्यक्ष बने, एक नई प्रोसेस। मैं बार कौन से नाम चल रहे हैं राजदीप जी? अरे सर, नाम तो वही चलते हैं ज्यादातर, क्योंकि चुनाव तो होना नहीं है, तो नाम चलते हैं। कोई मुकुल वासनिक का नाम लेता है, कोई बीच पे नाम ले रहा था अपने जो मल्लिकार्जुन खड़गे का। देखिए, ये इससे कोई बात नहीं बनने वाली है। बात तभी बनेगी जब आप एक प्रक्रिया से, यानी आम सहमति केवल गांधी परिवार के जरिए नहीं, लेकिन ऑर्गेनाइजेशनल इलेक्शंस करके, सीडब्ल्यूसी के लिए इलेक्शन करके। लेकिन केवल अध्यक्ष से कुछ नहीं बदलेगा, आपको कांग्रेस वर्किंग कमेटी की जो परंपरा है उसे बदलना है। और मुझे वो नजर नहीं आता है, क्योंकि कांग्रेस एक तरह से आईसीयू में अभी भी है। जब पेशेंट इस बार गहलोत जी की जीत है, अगर जीत किसी की है तो अशोक गहलोत की है। आप इसमें गांधी परिवार को मत जोड़िए। हालांकि आप लोग, अशोक गहलोत का ये पॉलिटिकल मैनेजमेंट है कि वो अपनी सरकार बचा ले गए सब तरफ के प्रेशर देखिए, फेयरमाउंट होटल में रखना, जैसलमेर लेगा, उनमें वो जज्बा था कि कुछ भी हो मैं मेरी सरकार बचाऊंगा। अब यही अगर इतना जज्बा अगर कांग्रेस को सेंटर में भी होता तो शायद वो एक नई सीडब्ल्यूसी लाते, कुछ नए चेहरे, कुछ नई ताकतें, पर वो नजर नहीं आती इस समय। तो मुझे लगता है जो अंग्रेजी में मैंने कहा, मोर थिंग्स चेंज द मोर दे रिमेन द सेम। सोनिया गांधी की अभी भी कांग्रेस को जरूरत है। उन्होंने आर्टिकल लिखा है बड़ा हिंदू में कल, एनवायरनमेंट पर, पर्यावरण पर। अब ये सब चीजें ये दर्शाता है कि सोनिया अभी भी है, मैं अभी भी हूँ। वोटर को नजर नहीं आता है। त्रिभुवन जी, आपकी इस पे टिप्पणी, आप कई दशकों से हिंदुस्तान की और राजस्थान की सियासत को देख रहे हैं और आपने सत्तारूढ़ दलों को भी करीब से देखा है। आपकी नजर में क्या है, मतलब कांग्रेस का असमंजस और या कांग्रेस का भविष्य? देखिए, अगर आप दिल्ली से इस चीज को देखते हैं और जो अभी प्रश्न आपने किया है वो हाईकमान से या कांग्रेस का केंद्रीय नेतृत्व उससे जुड़ा हुआ है, हम उसको देख लें, हम राज्य के नेतृत्व को देख लें, और अगर हम किसी जिले में बैठ के जो राजस्थान की या मैं चूंकि राजस्थान में बैठा हूं इसलिए राजस्थान की बात करूंगा, यहाँ के जिलों को देख लें, तो कांग्रेस एक तरह से, जो अभी राजदीप जी ने कहा कि आईसीयू में है, जब बीजेपी में नरेंद्र मोदी का इमरजेंस हो रहा था या होना था, उससे पहले मोहन भागवत जब आरएसएस के प्रमुख बने तो उन्होंने जयपुर में एक बात कही थी कि भारतीय जनता पार्टी को एक बहुत बड़ी बीमारी से ग्रस्त है और इसको उससे निकालना पड़ेगा। तो वो कुछ इस तरह के संकेत थे कि मानो भारतीय जनता पार्टी को कैंसर हो गया। वो बहुत बड़े एक विवादित बयान भी था एक तरह का। लेकिन उसके बाद जो बीजेपी ने परिवर्तन किए तो भारतीय जनता पार्टी एक बहुत बड़ी अच्छे ढंग से अपनी बुरी स्थिति को अच्छे में बदल ले गई। लेकिन कांग्रेस आज उसी दौर में गुजर गई है और आज हम ग्राउंड पे जब जाते हैं, जिलों में जाते हैं या किसी ब्लॉक में जाते हैं, तो कांग्रेस के लोग अपने कह रहे हैं कि हमारी स्थिति वो हो गई है जो किसी जमाने में जनसंघ की हुआ करती थी। तो ये जो हालात हैं, इसको न तो जो स्टेट का नेतृत्व है वो कोई संगठन पे ध्यान दे रहा है, न केंद्रीय नेतृत्व दे रहा है। राजस्थान का जो दो शख्सियतों के बीच बड़ा टकराव था, इस टकराव में भले अशोक गहलोत ने सरकार बचा ली हो या सचिन पायलट जो है वो अपने आप को एक विजेता महसूस कर रहे हो, तो लेकिन परिस्थिति है कि ये घटनाक्रम हुआ क्यों? ये होना ही हाईकमान की विफलता है, केंद्रीय नेतृत्व की कमजोरी है। अगर केंद्रीय नेतृत्व कमजोर नहीं होता कांग्रेस का तो ये परिस्थितियां नहीं होती, क्योंकि जो खबरें राजस्थान से आ रही थी, जिस तरह की चीजें चल रही थी, वो लगातार बता रही थी कि सचिन पायलट के आने के दिन से लेकर के
और अशोक गहलोत के मुख्यमंत्री बनने तक और उसके बाद सरकार में जब अशोक गहलोत मुख्यमंत्री बन गए, सचिन पायलट पीसीसी के अध्यक्ष रहते हुए और उप मुख्यमंत्री बने, तो इन परिस्थितियों के बीच में इतनी बार दोनों के टकराव की ऐसी ऐसी खबरें आई। बाद में खुद अशोक गहलोत ने कहा कि पूरे करीब बड़े लंबे समय से हम दोनों के बीच में कोई बातचीत तक नहीं हुई है, कोई संवाद नहीं है। तो इसका मतलब बड़ा साफ है कि हाईकमान नाम की कोई चीज कांग्रेस में है नहीं, और कोई हाईकमान अगर है तो उसकी कोई राजस्थान में तो सुन नहीं रहा है। और सचिन पायलट का वहां जाना, जो गांधी नेहरू परिवार के बहुत नजदीक माने जाते हैं, और अशोक गहलोत जो बहुत पुरानी विरासत से जुड़े हुए हैं, उनके इंदिरा गांधी के समय से जुड़े हुए हैं, और उनका इतना सख्त हो जाना और राहुल गांधी के एक मित्र का यहाँ भेजा जाना और उसको भी इस परिस्थिति में ला देना, इन हालात में ला देना जो कि वो ला देते हैं अक्सर अपने विरोधी को। तो ये परिस्थितियां जो हैं वो सब बता रही हैं कि नेतृत्व की बहुत बड़ी कमजोरी है, और उसमें एक कांग्रेस को जो है एक कीमोथेरेपी की जरूरत है। चलिए, आप दोनों लोगों ने अपनी अपनी राय दी, आखिर में मैं भी अपनी बात कह देता हूँ। कांग्रेस को कोई कह रहा है, एक हमारे साथी कह रहे हैं कि आईसीयू में, दूसरे साथी कह रहे हैं कि कीमोथेरेपी की जरूरत है। दरअसल कांग्रेस की अभी स्थिति ये है कि वो उस गांधी परिवार के बाहर सोच नहीं पा रहे हैं, ना उसके आभा मंडल के बाहर सोच पा रहे हैं, ना उसके बाहर के नाम, क्योंकि नाम ले भी आएंगे तो क्या उसका काडर पर और दूसरी पांच के नेताओं पर, छत्रपों पर, मनसबदारों पर उतना असर होगा क्या? जिस किस्म के फेडरलिज्म की या कॉर्पोरेशन की, संघवाद की अवधारणा की वो बात कर रहे हैं कि साहब एक पोलित ब्यूरो जैसा हो जिसमें अलग अलग राज्यों के नुमाइंदे हो और बहुमत से फैसला हो, क्या वैसे किसी विचार तक वो पहुंच सकते हैं? कांग्रेस में ऐसी कोई भी नियत नहीं दिखती है। सियासत में तीन चीजें बहुत जरूरी है। नेता जो काडर को इंस्पायर कर सके, नेता जो जनता में कॉन्फिडेंस पैदा कर सके। राज्यों के स्तर पर कुछ एक नेता ऐसे दिखते हैं, जैसे कैप्टन अमरिंदर पंजाब में है, उस पर हम अलग से बात भी करेंगे, वहां पर भी संगठन का चल रहा है। अशोक गहलोत एक हर जिले में, हर तहसील में है, इस तरह के नेता हैं। दिग्विजय सिंह के लिए बहुत सारी चीजें कही जाती है, लेकिन इसको भी मैं सियासत का गुण मानता हूं कि चुनाव से पहले उन्होंने जो नर्मदा परिक्रमा की, अपने पुराने संपर्कों को जीवित किया। तो नेता वो होता है जो फील्ड में उतरे और लोगों से कनेक्ट करे। दूसरा, आपको चाहिए नारा, एक ऐसा स्लोगन, एक ऐसा पॉलिटिकल नैरेटिव जो लोगों को जिस पे विश्वास हो। जैसे नरेंद्र मोदी आए 2013 में, 14 में, उनका अच्छे दिन, और जनता चिल्लाने लगती थी कि आने वाले हैं, तो नारा। और तीसरी चीज कि अगर आपकी सियासत की चुनाव जीतने की नीयत है तो आपके पास बहुत वेल ऑयल्ड संगठन होना चाहिए। बीजेपी के पास वो संगठन है, लेफ्ट के पास कभी वो संगठन होता था, वेस्ट बंगाल और त्रिपुरा में, केरल में अभी भी है, और कांग्रेस के पास वो वेल ऑयल्ड संगठन नहीं है। थोड़ा बहुत वो कोशिश करते दिखते हैं, जहां सत्ता में भी है वहां भी संगठन को खूब मजबूत करने की कोशिश हो रही हो, ऐसी कोशिशें नहीं दिखती हैं। तो ये कांग्रेस की दुविधा है। त्रिभुवन जी, आप हमारे साथ इस बातचीत में जुड़े, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। धन्यवाद। नेता नगरी में अब बात होगी उत्तर प्रदेश की। उत्तर प्रदेश की सियासत पर बात ना हो तो नेता नगरी अधूरा रहता है। वैसे भी सबसे बड़ा प्रदेश है, देश चलाने का दम भरता है। जिनको भी प्रधानमंत्री बनने की हसरत होती है उन्हें यूपी की गुत्थी सुलझानी ही होती है, और जो नहीं सुलझा पाते हैं, मसलन शरद पवार, उनकी हसरतें पूरी नहीं होती हैं। गलत तो नहीं कहा राजदीप जी? नहीं, यही तो आपकी सबसे बड़ी मुसीबत है कि उत्तर प्रदेश के इतने सालों तक प्रधानमंत्री रहे, इसलिए आपको लगता है कि उत्तर प्रदेश का वर्चस्व अभी भी उस तरह से है जिस तरह से एक जमाने में हुआ करता था। हालांकि नरेंद्र मोदी जी भी वाराणसी से चुनाव जीत कर आया। मैं मानता हूं आपके पास 80 सीटें हैं, उसमें कोई राज्य का व्यक्तिगत आग्रह नहीं, वो चूंकि साइज की बात है। 80 सीटें हैं और लोकतंत्र में संख्या बल का महत्व होता है, और कोई वो नहीं, इसको अन्यथा मत लीजिए। महाराष्ट्र से मैं उतना ही प्यार करता हूं जितना यूपी से। मेरा प्यार बटा नहीं है राजदीप जी। हमारे लोकतंत्र के लिए वो कितना अच्छा है या कितना खराब है, ये बात आप मुझे एक और दिन बड़े आराम से इस पर चर्चा करेंगे कि एक राज्य में आबादी ज्यादा है, इसकी वजह से जो उन्होंने एक तरह से उनकी जो पकड़ हमारे देश की राजनीति पर रही है, उस पर कभी वहां पे चूंकि नदियों का प्रदेश है तो सघन जनसंख्या है। आप कहें कि मुंबई की आबादी ज्यादा है। सर कई दक्षिण के राज्यों की यही तो दुविधा है। देखिए राजदीप जी, वो एक बहस दूसरी दिशा में चली जाएगी,
अरे यूपी पे बात कर लेते हैं फिलहाल, और यूपी पर बात करने के लिए हमारे साथ जुड़े हैं वरिष्ठ पत्रकार ज्ञानेंद्र शर्मा जी। ज्ञानेंद्र जी बहुत बहुत स्वागत है। ज्ञानेंद्र जी, मुझे ये बताइए कि ये कथित ब्राह्मण वोट बैंक के नाम पर एक विपक्षी, जिसमें कांग्रेस शामिल है, जितिन प्रसाद ब्राह्मण चेतना की बात करते हैं और एक लिस्ट निकालते हैं कि साहब इतने वो मारे गए, मायावती एक ट्वीट करती हैं, प्रियंका गांधी कुछ कहती हैं, फिर अखिलेश यादव खेमे से अभिषेक मिश्र को आगे रख के एक रणनीति बनाई जाती है माता प्रसाद पांडे और सब लोगों को सामने लाके, और उसके बाद बसपा भी फिर कहने लगती है कि हम तो पार्क बनवाएंगे, ये बनवाएंगे। ये जो एक योगी आदित्यनाथ सरकार की ऐसी छवि बनाने की कोशिश हो रही है, इसके बारे में आपकी क्या राय है? नहीं, बिल्कुल ठीक है। देखिए, ऐसा है कि उत्तर प्रदेश में कांग्रेस ने जो मुख्यमंत्री दिए हैं, ज्यादातर मुख्यमंत्री कांग्रेस के ब्राह्मण ही हुए हैं यहाँ, और उन ब्राह्मणों का वर्चस्व राजनीति में यहाँ शुरू से रहा है। और पिछले 2 चुनाव में ये जरूर हुआ कि ब्राह्मणों का की बात पूरी ना तो राहुल गांधी समझ पाए ना प्रियंका समझ पाई। नतीजा ये हुआ कि 2017 के असेंबली इलेक्शन में और 2019 के लोकसभा इलेक्शन में कांग्रेस को बहुत बुरी हार का सामना करना पड़ा, क्योंकि ब्राह्मण थोक के भाव में बीजेपी के पास चला गया, 2017 में भी 2019 में भी। तो और अब जो है, इसीलिए सारे दल फिर से अपनी स्ट्रेटेजी को रीथिंक कर रहे हैं, फिर से सोच रहे हैं। अब सपा ने भी बड़ी कोशिश की, सपा वाले कह रहे हैं कि हम परशुराम की मूर्ति लगाएंगे, और एक नारा ये बड़ी जोरों से चला है कि 2017 में राम लहर थी और 2022 में परशुराम लहर होगी। तो अब एक ये नारा जोरों से इन लोगों ने चलाया हुआ। लेकिन बात ये जरूर है, देखिए ब्राह्मणों का क्या है, अभी ऑलरेडी जो 55 मिनिस्टर्स हैं यूपी में, इन 55 में से 10 मंत्री ब्राह्मण हैं, 4 कैबिनेट मंत्री, 3 राज्य मंत्री और स्वतंत्र प्रभार और वो। लेकिन फिर भी अभी भी जैसे लक्ष्मीकांत वाजपेयी है मेरठ के, इनको टिकट नहीं दिया। बहुत सारे ब्राह्मणों की उपेक्षा बीजेपी में, ब्राह्मण कहते हैं हमारी उपेक्षा हो रही है। कांग्रेस वाले कहते हैं लल्लू को यहाँ पे कांग्रेस ने अपना प्रदेश अध्यक्ष बना दिया, जबकि क्लेमेंट थे ब्राह्मण, जितिन प्रसाद यहाँ बैठे थे, बहुत सारे और लोग बैठे हुए थे, उनको नहीं देखा कांग्रेस ने। और कांग्रेस को ये लगता कि ओबीसी को तोड़ लीजिए। ओबीसी को तोड़ना आसान वैसे ही आसान नहीं है जैसे दलितों को। ओबीसी में क्या है कि एक सॉलिड ब्लॉक जो यादवों का ब्लॉक है, वो उस पर टोटल सपा का कब्जा है। तो वो अच्छा, और सपा का कब्जा इसलिए इतना है कि आप देखिए यादव 8.5% के करीब यादव वोटर है यूपी में। 8.5% से तो अपनी पारी की शुरुआत करते हैं समाजवादी पार्टी वाले। और यही हाल बसपा का है, बहुजन समाज पार्टी का, जो जाटों के अब दलितों की बात आप करेंगे तो दलितों का मतलब हुआ, दलित कौन है? दलित है असली दलित, असली मेजोरिटी जाटों की है जो 11.5% है। तो 11.5% जाटों है, तो जाटवों का दबदबा, बसपा में जाटवों का दबदबा, सपा में यादवों का दबदबा। अब ब्राह्मण रहे कि ब्राह्मण भी ले लो। तो जब मायावती ने ब्राह्मणों को लिया पिछले बार, तो उनको बहुत सारे दलित नेता नाराज हो गए। उन्होंने कहा भैया, जो हमने पार्टी बनाई थी, हमने तो ब्राह्मणों के विरोध के ऊपर खड़ी की थी पार्टी, और आप उन्हीं को साथ में मिला के एक मोर्चा ब्राह्मणों का लगा दिए, एक उनका खूंचा लगा दिए। तो उनका खूंचा लगाना तो हम लोगों को किनारे बिठा दो, हम लोगों को काहे के लिए दलितों का नाम आप ले रहे हैं? तो नतीजा ये हुआ कि मायावती को थोड़ा सा झटका लगा। हालांकि अब मायावती भी वही कोशिश कर रही है, सपा भी वही कोशिश कर रहे हैं कि परशुराम की मूर्ति पर अब ये डिमांड हो रही है। एक यहाँ छुट्टियों की राजनीति बहुत बड़ी राजनीति होती है, और ये राजनीति विश्वनाथ प्रताप सिंह ने शुरू की थी। सर आप पीछे रह के बात करें, आप आगे आते हैं तो आपका चेहरा कट जाता है, पीछे रह के बात करें। जी बताइए। नहीं, मैं कह रहा हूँ कि विश्वनाथ प्रताप सिंह ने ये छुट्टियों की राजनीति शुरू की थी। विश्वनाथ प्रताप सिंह ने लाल किले से
और लाल किले से एक छुट्टी की घोषणा की थी। ये छुट्टी की घोषणा यहाँ परशुराम की, जब योगी जी की सरकार आई तो परशुराम जयंती पर यहाँ छुट्टी होती थी, योगी सरकार ने कैंसिल कर दी। तो अब ये हुआ कि ये तो भैया ठाकुरों की सरकार है, ठाकुरों का बोलबाला है, ब्राह्मणों की कोई सुनता नहीं है, ब्राह्मणों की सुनवाई नहीं होती। एक शिकायत ये है, हालांकि कोशिश ये होती है क्या कि ब्राह्मणों को ज्यादा से ज्यादा इन्वॉल्व करने की कोशिश करें। अब बहुत सारे ब्राह्मणों का अभी क्या है कि जैसे 18 से 20% करीब, राजदीप विल एग्री विद दिस, 18 से 20% जो वोटर हैं यूपी में, ये अपर कास्ट वोटर्स हैं, फॉरवर्ड्स कहलाते हैं। और फॉरवर्ड्स का अपना रौब दौब है, उनका अपना आभामंडल है, उनका अपना वोट तो है ही, उनका एक आभामंडल है, उनके इर्द गिर्द बहुत सारा वोट चिपका रहता है। तो जहां वो जाते हैं उनके आसपास वाला वोट भी चिपका हुआ उनके पीछे पीछे चल देता है और वो उनको वोट दे देता है। ये आभामंडल, अब इसमें ब्राह्मण सब डोमिनेट करते हैं, ब्राह्मण 12% करीब मान लीजिए है, ठाकुर 8% के करीब मान लीजिए। तो अभी क्या है कि ठाकुरों का ये माना जा रहा है कि ठाकुरों की सुनवाई सिर्फ होती है, ब्राह्मणों के काम भी नहीं होते हैं। ये विधायक ब्राह्मणों के भी शिकायत करते हैं, दूसरे करते हैं, और इसीलिए अब ब्राह्मण पॉलिटिक्स हैज कम टू द फोर। अब आप देखिए इसमें ब्राह्मणों की पॉलिटिक्स पे पहली बार अब कोशिश ये हो रही कि ब्राह्मणों को तोड़ा जाए। हालांकि ब्राह्मणों को तोड़ना इसलिए आसान काम नहीं है कि ब्राह्मण पे बाजी है। शर्मा जी, मैं आपकी बातों पर चर्चा करूंगा। राजदीप जी, आप इस पर कुछ कहना चाहते हैं? क्योंकि मुझे लगता है कि थोड़ा बहुत यूपी के बारे में मैं भी बोलूं। नहीं, देखिए जब शुरुआत की आपने कहा ना उत्तर प्रदेश की बात, यही तो समस्या है उत्तर प्रदेश की। उत्तर प्रदेश में हम विकास की बात नहीं करते आज की तारीख में। 2020 में किसकी बात करते हैं? ब्राह्मण बनाम ठाकुर बनाम दलित बनाम यादव, इस पर बात होती है। यानी एक तरह से देश जो है, लोगों को लगता है राजदीप, ये सिर्फ यूपी की बात नहीं है, महाराष्ट्र में भी बात होती है, मराठा नॉन मराठा होती है। लेकिन मेरा ये कहना, मुझे लगता है गलती अभी कहां धीरे धीरे होने लगी है, वो ये है कि ब्राह्मण नेता बनाम ठाकुर नेता बनाम दलित नेता बनाम यादव नेता, ये अभी भी सत्य है। लेकिन जनता, मुझे लगता है कि बदल रही है। देखिए, जब भाजपा को 2017 में, 2014 में और अब 2019 में लगातार भारी जीत मिलती है उत्तर प्रदेश में, भारी जीत, सौरभ भाई, मुझे लगता है उन्होंने एक तरह से एक नया कोलिशन किया, एक नई सोशल इंजीनियरिंग बना दी है। और अगर ब्राह्मण नेता भले ही आज दुखी हो, ब्राह्मण समाज जो है, मुझे लगता है जहां तक वोटर जो है, आम वोटर, वो आज की तारीख में राम के नजर से देखिए या हिंदुत्व के नजर से देखिए, उन्होंने एक नई सोशल इंजीनियरिंग में शामिल हो गए। ब्राह्मण जो यूपी का है वो जाता है जहां सत्ता है, नेता जो है, आज भाजपा की सरकार है, वो भाजपा से जुड़ गया है। लेकिन जनता जो है, मुझे लगता है धीरे धीरे बदल रही है। ये आपका कहना, ये बात सही है कि जाटा वोट जो है वो मायावती के साथ एक तरह से फर्म है, यादव वोट जो है वो मुलायम सिंह जी के साथ फर्म है, कांग्रेस के साथ आज कोई भी वोट बैंक एक तरह से नहीं है। लेकिन भाजपा ने नॉन जाटव नॉन यादव जो कोलिशन बनाया है वो इतना बड़ा है, जिसमें मुझे लगता है आज की राजनीति में ब्राह्मण राजनीति कहीं ना कहीं कमजोर पड़ जाएगी। उनको जुड़ना पड़ेगा। दूसरी, ये जो नई हिंदुत्व का जो समीकरण है, जिसमें नॉन यादव ओबीसी, नॉन जाटव दलित जुड़ गए, जिस तरह से उसमें ये परशुराम की राजनीति, सिंबॉलिक राजनीति, मुझे नहीं लगता आज की तारीख में चल सकती है। ये मेरा आकलन। देखिए, इस पे मेरे भी कुछ ऑब्जर्वेशन है, आप लोगों की इजाजत हो तो बोलूं? हाँ, आपका राज्य है, आपके होने चाहिए। अरे नहीं सर, इसीलिए इजाजत लेनी चाहिए। पहली चीज ये है कि हमें इसको एक हिस्टोरिकल कंटेक्स्ट में देखना होगा कि योगी आदित्यनाथ के आगे योगी लगा है और ये उनका संन्यास के बाद का नाम है। वो गोरक्ष पीठ का प्रतिनिधित्व करते हैं। तो गोरक्ष पीठ की जो पॉलिटिक्स है पिछले 2-3 जनरेशन से, उसकी कैसे व्याख्या हुई महंत दिग्विजय नाथ के समय, महंत अवैधनाथ के समय और योगी आदित्यनाथ के समय, उनके मुख्यमंत्री बनने से पहले गोरक्ष पीठ की जो छवि थी, उसको लेकर सब लोग दावे करते हैं कि वो किस तरह से कुछ जाति विशेष के समूहों की पीठ बन गई थी। कई लोगों ने हिंदू युवा वाहिनी की भी ऐसे व्याख्या की।
दूसरा फैक्टर इसमें है पूर्वांचल की पॉलिटिक्स का। पूर्वांचल की पॉलिटिक्स में हमेशा से ठाकुर वर्सेस ब्राह्मण का एक बड़ा समीकरण रहा, तो उसकी भी व्याख्या की जाती है कि कैसे शिव प्रताप शुक्ल के कद में कमी की गई और आला कमान ने नहीं सौरभ भाई, गोरखपुर में ही हरिशंकर तिवारी वर्सेस योगी आदित्यनाथ की जो सारी, मैं आ रहा हूँ उसी पे आ रहा हूँ कि अगर पूर्वांचल में भी गोरखपुर की बात करें तो एक योगी वर्सेस शिव प्रताप शुक्ल चला। शिव प्रताप शुक्ल को राज्यसभा का टिकट दिया गया, उनको केंद्र में मंत्री बनाया गया। हरिशंकर तिवारी दूसरे पार्टियों में रहे हैं, पर वर्चस्व की लड़ाई रही है। ये पूरे पूर्वांचल में है जो गोरखपुर से शुरू होकर और बनारस मिर्जापुर तक आता है। तो पूर्वांचल का एक हिस्टोरिकल कंटेक्स्ट है पॉलिटिक्स के हिसाब से। तीसरी चीज है अंक गणित की बात। तो जो अंक गणित है उसमें एक 10% 11% का वोट बैंक अहम वोट बैंक होता है और पॉलिटिक्स में परसेप्शन का बड़ा खेल है। तो अंक गणित के नजरिए से भी इस पूरी बहस को देखना चाहिए। बीजेपी ने भी देखा है, इसलिए ज्ञानी जी ने गिनाया इतने कैबिनेट मंत्री, इतने वो आज की तारीख में योगी आदित्यनाथ की बात करें तो उनके मुख्य सचिव राजेंद्र तिवारी हैं, डीजीपी अवस्थी जी हैं, उनके जो आंख नाक कान माने जाते हैं वो अवनीश अवस्थी हैं। तो ये एक परसेप्शन बनाया जा रहा है, लेकिन योगी आदित्यनाथ भी इस चीज को लेके केयरफुल हैं कि उनके इर्द गिर्द कौन लोग नजर आए। चौथी चीज है समायोजन की, कि आप प्रतिनिधित्व कैसे दे रहे हैं। लखनऊ में कई लोग कहते हैं कि अब तो जो हर सूची निकलती है उसमें बीजेपी सोशल इंजीनियरिंग को समझती है। टिकट डिस्ट्रीब्यूशन में भी देखा गया कहाँ पे ओबीसी को टिकट देना है, क्योंकि पहले राजनाथ सिंह के दौर तक ऐसे अनुपात निकलता था कि 70 ब्राह्मणों को टिकट, 70 ठाकुरों को टिकट, और ओबीसी जिनकी पॉलिटिक्स सपा बसपा कर रही थी उनको उतना प्रतिनिधित्व नहीं मिलता था। अब बीजेपी वो प्रतिनिधित्व दे रही है। केशव मौर्य 2014 में प्रदेश अध्यक्ष बनाए गए, अभी स्वतंत्र देव सिंह है, दोनों ही लोग ओबीसी से आते हैं। और नरेंद्र मोदी उनका ट्रम्प कार्ड, वो भी बार बार कहते रहते हैं। एक वो चीज है। तीसरी चीज इसमें ये है कि देखिए ये चीज बीजेपी को और सबको समझ में आ गई है कि जब तक आप उस ओबीसी ब्लॉक को नीतीश कुमार ने समझा, शिवराज सिंह चौहान ने समझा, देवेंद्र फडणवीस ने भी समझा कि लीडर कोई भी रहे उसको इस चीज का ख्याल रखना होगा कि जिन जातियों को पारंपरिक रूप से प्रतिनिधित्व नहीं मिला है सत्ता में। देखिए ये बात कहना कि वो ब्राह्मण मुख्यमंत्री अरे बनते थे तो कोई उनकी भाई बपौती थोड़ी ना है, और जातियां भी उभर के सामने आई। चौधरी चरण सिंह की पूरी पॉलिटिक्स इसी बात पे थी कि जो संसोपा की पुकार है लोहिया जी की थी कि भाई जिसका प्रतिनिधित्व है। तो ये कोई अलिखित नियम नहीं है ना कि हमेशा पंडित जी महाराज या बाबू साहब ही मुख्यमंत्री बने, जो कांग्रेस के दौर में चलता रहा। कभी वीर बहादुर, कभी एनडी तिवारी, कभी वीपी सिंह, कभी श्रीपद तिवारी, कभी कमलापत त्रिपाठी, कभी त्रिभुवन राय सिंह, एक वो आगे पीछे लगातार चलता रहा। नई लीडरशिप आई है, नए लोग आए हैं, मंडल का दौर है, नई कई जातियां जिनमें पढ़े लिखे लोग आए। और आपको मैं बताऊं एक बड़ा फैक्टर रहा 14 में भी कि आप केशव मौर्य या दूसरे नेताओं को जब प्रोजेक्ट करते हैं तो उसका एक नीचे तक मैसेज जाता है, और बीजेपी ने इस चीज को समझा। राम मंदिर एक बड़ा मुद्दा रहेगा, तो ये लोग कितनी भी कास्ट की पॉलिटिक्स की बात कर लें, लेकिन वो एक इतना इमोशनल इशू है ना कि वो फिर सारी बाउंड्रीज को ध्वस्त करने की ताकत रखता है, खासतौर पे जो सो कॉल्ड जनरल कैटेगरी के लोग हैं। ब्रांड योगी की सफलता के लिए बड़ा जरूरी है कि उनपे ये सारे ठप्पे तो लगे कि वो लॉ एंड ऑर्डर के मामले में बड़े सख्त हैं, नो नॉनसेंस हैं, ऐसा वैसा। लेकिन अगर उनपे ये ठप्पा लग गया जो काफी समय तक राजनाथ सिंह पे लगा रहा कि वो एक जाति विशेष के नेता हैं, तो वो लॉन्ग रन में उनकी पॉलिटिक्स लिए मुश्किल होगा। नरेंद्र मोदी पर बहुत ठप्पे लगे, लेकिन कभी ये ठप्पा नहीं लगा कि वो अपनी कास्ट की पॉलिटिक्स करते हैं। कई पटेल समाज के नेता और दूसरे लोग बहुत कुड़कुड़ाते रहे, चीजें करते रहे। तो ये योगी आदित्यनाथ, चूंकि उनके समर्थक कहते हैं कि वो भविष्य में अपने आप को नेता नंबर 1 की स्थिति में देखते हैं, आज से 5 साल 10 साल 15 साल बाद दूसरी पार्ट के सबसे ताकतवर चेहरे हैं। एसटीएफ को लेकर जो पूरी ये बहस शुरू हुई कि विकास दुबे, मुझे ये बताइए कि कोई भी अपराधी मारा जाता है किसी भी जाति का, मुन्ना बजरंगी की क्या जाति है या विकास दुबे की क्या जाति है, उसके आधार पर पॉलिटिकल नैरेटिव बनाना इसलिए ठीक नहीं है क्योंकि गुंडों की, अपराधियों की, क्रिमिनल्स की कोई जाति नहीं होती। जी राजदीप जी, मैं 2 चीजें कहना चाहता हूँ। आपने बहुत ही अच्छा आकलन किया, वाकई मैं आपकी दाद देता हूँ, फर्स्ट क्लास आपने आकलन किया। हर बात की आप जो आपने कही है मैं मानता हूँ। मुझे एक ही छोटी बात कहनी है यहाँ सौरभ भाई, कि मुझे लगता है हम अब मंडल 2.0 और मंदिर 2.0 की राजनीति में आ गए हैं। मंदिर 1.0 से भाजपा नंबर 1 पार्टी एक जमाने में बनी थी कुछ सालों तक, लेकिन ज्यादा आगे नहीं बन पाई। मंदिर 2.0 में उन्होंने सभी को जोड़ा है।
यानी एक तरह से मंदिर 1.0 जो था उसमें लोध समाज जुड़ गया था, ब्राह्मण समाज तो जुड़, लेकिन कुछ समाज थे। अब क्या हुआ है, वो बाकी ओबीसी में, नॉन यादव ओबीसी में बहुत फैल गया, और यादवों में भी कुछ है जो एक तरह से मंदिर आंदोलन से अब धीरे धीरे भाजपा भी ने कोशिश तो की है, लेकिन तो ये बड़ा एक कोलिशन बन गया है। नंबर एक नहीं, क्योंकि बड़े कोलिशन के बजाय आप यूपी जैसे राज्य में मेजोरिटी नहीं पा सकते। नंबर 2 मंडल 2.0 जो इससे जुड़ा हुआ है। मंडल 1.0 में क्या था, या तो यादव एक तरह हो गए या जाटव एक तरफ हो गए, और आपने वो जो डोमिनेंट कास्ट थे, जो बड़े कास्ट थे, उनसे समाजवादी पार्टी और बसपा ने अपनी एक पकड़ बना ली। बसपा ने एक चुनाव में ब्राह्मणों से जुड़ लिया, मुसलमानों से 86 टिकट 2007 में मायावती वही हुआ, क्षत्रिय परंपरागत रूप से सपा की तरफ चले गए और ब्राह्मण बसपा की तरफ चले गए। ये बात लगता है कहीं यादव मुस्लिम से आगे नहीं बढ़ पाए। मायावती ने कोशिश की कम से कम 2007 में अपने अम्ब्रेला कोलिशन को बढ़ाना, वो जान गई, इसलिए उनको बहुमत पर भी मिल गई। राजदीप जी, सपा आगे बढ़ी तभी 2012 में जनादेश ला पाई। नहीं हाँ, लेकिन वो उसी तक वहां तक सीमित रह गए, किसी जातियों तक सीमित। अब क्या हुआ है, मंडल 2.0 में जो नई मौर्य हो, राजभर हो, जब आप इन जातियों तक पहुंच पाए तो बिल्कुल मंडल की राजनीति बदल गई है। और मंदिर जो है, अब जब राम मंदिर बनेगा, वो राजनीति भी एक नए लेवल पर आ गई है। तो कॉम्बिनेशन जो है मंदिर 2.0 मंडल 2.0, इससे ब्राह्मण चेतना मंच या ब्राह्मण से परशुराम की राजनीति लिमिटेड है। अब जितिन प्रसाद अपनी एक तरह से अस्तित्व बनाना चाहते हैं, इसलिए कर रहे हैं। अखिलेश यादव जान गए हैं कि उनको भी कुछ करना पड़ेगा। दूसरी तरफ मायावती रिएक्शन की तरह से कह रही है मैं भी परशुराम की मूर्ति बनाऊंगी, लेकिन इससे नहीं होगा जब तक आप जमीन की जो सोशल इंजीनियरिंग है, जो भाजपा ने बड़े सफलता से पिछले 5-6 सालों में की है, उसको टकराव देने के लिए आपके सामने एक बड़ी आइडिया चाहिए, मंडल 2.0 या मंदिर 2.0 को कॉम्बैट करने की। और जो कई चीजों का मिक्स होगा। आप ठीक कह रहे हैं, मतलब सोशल इंजीनियरिंग प्लस बूथ मैनेजमेंट प्लस आपके पास नारे क्या है, डेवलपमेंट। बिल्कुल, जैसे मुझे पता है योगी जब जाएंगे तो वो ये जो एक्सप्रेस वे बन रहे हैं, मेरठ से बन रहा है, पूर्वांचल में बन रहा है, बुंदेलखंड, इन सब की बात होगी। ज्ञानेंद्र जी, मैं आपसे एक आखिरी टिप्पणी चाहूंगा कि क्या आपको लगता है कि बीजेपी आला कमान, जाहिर सी बात है इन सारे घटनाक्रम पर नजर रख रही होगी, आला कमान भी, ब्यूरोक्रेसी भी, इसकी वजह से किसी किस्म की कोई आपको पॉलिटिकल तब्दीली दिखेगी? मैं मुख्यमंत्री के पद पर नहीं कह रहा हूं, लेकिन कुछ ऐसी खबरें चलती हैं कि हो सकता है केशव मौर्य उप मुख्यमंत्री के बजाय प्रदेश अध्यक्ष बन जाए। कोई कहता है कि किसी और को कुछ जिम्मेदारी दे दी जाए। तो ये जो रिप्रेजेंटेशन की पॉलिटिक्स है, इसमें समायोजन कैसे होता दिख रहा है आपको ज्ञानेंद्र जी? देखिए, समायोजन की कोई एक असल बात जो है सौरभ, देखिए सर थोड़ा पीछे रह के बात करिए, आप आगे आते हैं आपका चेहरा कट जाता है, फिर दर्शक मुझसे नाराज होंगे। हाँ, ऐसे बैठिए। मैं ये कह रहा हूं कि देखिए, एक बात जो ब्राह्मणों की उठी थी 2017 के असेंबली इलेक्शन में, कुल 47 ब्राह्मण जीते थे। इन 47 में अकेले बीजेपी के 41 थे। तो ब्राह्मण लोग जो बड़ा हिस्सा, डबल रोटी का सबसे बड़ा हिस्सा ब्राह्मण अपने हिस्से में लेना चाहते थे, वो मिला नहीं। अब आप हिंदुत्व की बात जब आती है, जब मंदिर की बात जैसे राजदीप कर रहे हैं, तो हिंदुत्व को असली रिप्रेजेंटेशन देता है ब्राह्मण, ये बात उनको मानना पड़ेगी। अब आप देखिए कि अगर हिंदुत्व को आप, अब ये नहीं ज्ञानेंद्र जी, ये बात मतलब असली रिप्रेजेंटेशन ब्राह्मण देता है, इसका क्या मतलब हुआ? विनय कटियार बजरंग दल के मुखिया थे, उमा भारती मंच पर भाषण दे रही थी। वो तो सब है, वो सब है, लेकिन जो मैं आम आदमी की बात कर रहा हूँ, ये नेताओं से कुछ नहीं होता। नेता तो होते हैं, चलते हैं। नहीं, मैं ज्ञानेंद्र जी, आप चलिए, आप अपनी बात कह लें, मैं सहमत नहीं हूँ इससे, बस मैं इतना कहना चाहूंगा। मंदिर आंदोलन जो है, मंदिर आंदोलन में कौन से नेता कितने आगे थे वो सवाल नहीं। मंदिर आंदोलन में तब तक मंदिर आंदोलन जनता को और वोट के लिए फायदेमंद था जब तक कि उसके अंदर मिलिटेंसी थी। अब मिलिटेंसी का सवाल ही नहीं उठता। अब खुद नरेंद्र मोदी ने जय श्री राम की जगह जय सिया राम का नारा लगा दिया है और खुद टोन डाउन कर दिया है मिलिटेंसी को। उन्होंने, मोदी जी ने खुद कह दिया कि अब हमें मिलिटेंसी की जरूरत नहीं है। मोदी जी ने कह दिया, लेकिन सोशल मीडिया पे वो अभी भी बहुत स्ट्रॉन्ग रिएक्शन आती है। नहीं चलेगा ज्यादा। मंदिर बनने में 4 साल लगेंगे। 4 साल तक ये टेम्पो बना के रखना, इट इज इम्पॉसिबल। 4 साल तक आप कैश नहीं करा सकते। ये मैं सर ये नहीं कह रहा हूँ कि ये इकलौता मुद्दा होगा, इट विल बी वन ऑफ द इशू।
के बाद मत भूलिए कि 92 में 92 में मस्जिद गिरी थी, और 92 में मस्जिद गिरने के तुरंत बाद 93 में इलेक्शन हुआ, उसमें बीजेपी हार गई थी, क्योंकि वो मुद्दा मिलिटेंसी वाला खत्म हो गया था। नॉर्मल मंदिर और मिलिटेंसी वाला मंदिर नहीं, मैं इसको ऐसे व्याख्यायित करूंगा ज्ञानेंद्र जी कि बीजेपी की सीटें 250 से घट के 177 पे आ गई थी, क्योंकि बीजेपी का मंदिर पर फोकस रहा, लेकिन जो सोशल इंजीनियरिंग थी बिल्कुल वही वो मंडल सपा बसपा ने 2.0। साथ में आकर ध्वस्त कर दी। और जितनी भी ओबीसी ब्लॉक में दूसरी जातियां हैं जो उतनी डोमिनेंट दिखती नहीं है ना, आप यहाँ से शुरू करिए सहारनपुर से, तो वो कश्यप से लेके और फिर गड़रिया, जो आप देखिए ना कैसे नेता लाए गए, कहीं बघेल साहब को लाया गया फिरोजाबाद वाली बेल्ट में, कहीं मौर्य जी को लाया गया, कहीं कुशवाहा जी को लाया, तो एक इक्वेशन है जो बीजेपी ने अब जाके बनाई है। तो आपको उस चीज को, कास्ट को तो फिक्स करना पड़ेगा, पर सिर्फ कास्ट को फिक्स करके काम नहीं चलेगा। जी राजनीति, लास्ट कमेंट। नहीं, मेरा ये कहना है, जो देखिए ये मंडल 2.0 का जमाना है। मंडल 2.0 का जो जमाना है उसमें जो सोशल इंजीनियरिंग है उसकी जो परिभाषा है आपको पूरी तरह से बदलनी पड़ेगी। आपने सही कहा, इसमें ऑर्गेनाइजेशनल बूथ्स वगैरह भी आते हैं। और एक चुनौती है योगी आदित्यनाथ के सामने कि ये जो परसेप्शन ठाकुरवाद का बन गया है उससे उनको दूर हटना पड़ेगा ही। बिल्कुल, अगर वो उसी तरह की मेजोरिटी एक बार फिर चाहते हैं, ये क्योंकि 2017 का जनादेश योगी आदित्यनाथ के नाम पर नहीं था, नरेंद्र मोदी के नाम पर था, बीजेपी के नाम पर था। 2022 में जब ये जाएंगे तो वो योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व की भी परीक्षा होगी, उनकी लोकप्रियता की भी। जी आप जुड़े, राजनीति समय की कमी है, उनको भी ये मंडल 2.0 की राजनीति, और इनफैक्ट जी बिल्कुल, और योगी आदित्यनाथ का पॉलिटिकल भविष्य भी इससे तय होगा कि 2022 में वो सत्ता में। बड़ी बात कही, और मैं नरेंद्र, आपकी बात बिल्कुल सही। नरेंद्र मोदी जी को आप बाकी चीजों के लिए कई क्रिटिसिज्म होते हैं, लेकिन वो ये बात जान गए। आपने थोड़ा सा विषयांतर होगा राजनीति जिक्र किया, जो हमने पिछले नेता नगरी में मुख्यमंत्रियों की सूची बनाई थी उस पर बड़ी रिएक्शन आए कि आपने हिमाचल से वाईएस परिवार को नहीं लिया, केरला से अच्युतानंद को नहीं लिया, वेस्ट बंगाल से विधान चंद्र राय को नहीं लिया। तो मुझे लगा ये बड़ा दिलचस्प टॉपिक है। ज्ञानेंद्र जी आप इस पूरी बातचीत में हमारे साथ जुड़े, बहुत बहुत शुक्रिया। बढ़ते हैं नेता नगरी के अगले विषय की तरफ। नेता नगरी में अब बात होगी पंजाब की, और ये मैं बहुत ही मिक्स्ड फीलिंग के साथ कह रहा हूं कि पहली दफा मेरी जानिब नेता नगरी में पंजाब के किसी सियासी मसले पर विस्तार से बात होने जा रही है, और हम कोशिश करेंगे कि ये इतना लंबा गैप ना रहे। पंजाब पर क्यों बात हो रही है? क्योंकि कांग्रेस ने राजस्थान का संकट तो फिलहाल सुलझा लिया, लेकिन कांग्रेस का पंजाब में संकट अब उभर कर सामने आ रहा है। कभी राहुल गांधी के खास रहे और कई लोगों की नजर में अभी भी खास पूर्व कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष, राज्यसभा सांसद प्रताप सिंह बाजवा को लगातार कांग्रेस नेता और मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह पर निशाना साध रहे हैं। सुर्खियां एक हफ्ते से ज्यादा बन रही हैं शराब में सैकड़े से ज्यादा लोगों के मरने के बाद, लेकिन जनवरी से वो कह रहे हैं कभी कैप्टन मुक्त कांग्रेस की बात करते हैं, कभी कुछ और बात करते हैं, और अब तो खुलकर तलवारें निकल आई हैं दोनों तरफ से। बाजवा के साथ शमशेर सिंह दुल्लो भी हैं, कई लोग कहते हैं कि रवनीत बिट्टू, और भी एक बड़ा धड़ा है। सिद्धू वाला एक फैक्शन पहले ही था जिसमें जितने भी लोग हों। तो इनका दावा है कि अगर अलग अलग विधायकों से पूछा जाए तो 90% विधायक कैप्टन के तौर तरीकों से नाखुश हैं और उनके प्रभुत्व वाली राजनीति से परेशान हैं। कैप्टन का ये कहना है कि आपको कोई दुख तकलीफ है आप मेरे पास आइए, आला कमान के पास जाइए। फिलहाल जो रार है वो पुलिस प्रोटेक्शन को लेकर है, वो राज्यपाल के पास पहुंच गए, बदनौर साहब के पास, किसकी सीबीआई जांच कराइए। तो जिसको कहना चाहिए ना, पब्लिक में एक दूसरे के कपड़े फाड़े जा रहे हैं, ये वो वाली सियासत चल रही है। और इस सियासत पर बात करने के लिए हमारे साथ जुड़े हैं इंडिया टुडे के वरिष्ठ सहयोगी मंजीत सहगल। मंजीत जी आप चंडीगढ़ में हैं? जी हाँ, क्या है चंडीगढ़ का सियासी तापमान? एकदम ये क्या उठापटक चल रही है? अभी तो चुनाव में कुछ दूरी है, क्या अगली बगावत की तैयारी है? क्या मुमकिन नहीं है? देखिए सौरभ, चंडीगढ़ के तापमान की बात करें तो राजनीतिक तापमान बढ़ा हुआ है, और अगर कुदरती तापमान की बात करें तो घट रहा है क्योंकि बारिशें हो रही हैं। लेकिन राजनीतिक तापमान की अगर बात करें तो दो कांग्रेस के दिग्गजों की जो आपस में खींचतान है उसको लेकर बढ़ा हुआ है। दरअसल ये दोनों नेता अगले विधानसभा चुनाव पर नजरें गड़ाए हुए हैं। कैप्टन अमरिंदर सिंह ने पिछली बार ये कहा था कि वो अब चुनाव नहीं लड़ेंगे, इनका ये आखिरी चुनाव है, इनको मौका दे दिया जाए। लेकिन जैसे ही उन्होंने ये कहा कि अगला चुनाव भी लड़ना चाहते हैं और उनकी सरपरस्ती में लड़े जाएंगे,
जो उनके विरोधी हैं, विरोधी कह लीजिए, प्रताप सिंह बाजवा सबसे पहले आते हैं। 36 का आंकड़ा दोनों को रहा है कई सालों से, दोनों लड़ते झगड़ते आए, लेकिन अब तो बात सिर्फ फुटबॉल की आ गई है। और प्रताप सिंह बाजवा भी मुख्यमंत्री की कुर्सी पे नजरें गड़ाए हुए हैं अगले चुनाव में लेकर, कि अगर मुख्यमंत्री अभी 78 साल के हैं, अगली बार वो 80 साल के हो जाएंगे। और प्रताप सिंह बाजवा के जो दूसरे विरोधी हैं वो सुनील जाखड़ हैं। इन दोनों की उम्र में 3 साल का फासला है सिर्फ, तो दोनों की नजर मुख्यमंत्री की कुर्सी पे है। लेकिन फिलहाल जाखड़ कैप्टन अमरिंदर सिंह के साथ नजर आ रहे हैं फिलहाल। वो उनकी राजनीतिक मजबूरी है। अगर आप अभी बातचीत कर रहे थे कैप्टन अमरिंदर सिंह, ये कहते हैं कि आइए अपनी मजबूरी बताइए, लेकिन मजबूरी बताने की बात है कि उनसे मिलना इतना आसान नहीं है। अभी पिछले हफ्ते एक युवा कांग्रेस नेता ने प्रदर्शन कर दिया उनके घर के बाहर, हालांकि उसको बाद में उन्होंने इनकार कर दिया क्योंकि वो मिलना चाहते थे, उनको मिलने का समय नहीं दिया जाता। मुख्यमंत्री हैं तो जरूर, इतने एक्सेसिबल नहीं है। खुद सुनील जाखड़ कई बार नाराजगी जता चुके हैं कि वो मिलना चाहते हैं, मुख्यमंत्री मिलते नहीं, उनका फोन बाहर रखवा दिया जाता है, ये उनके विरोधी बताते हैं। तो मुख्यमंत्री ये कह जरूर रहे हैं अब, क्योंकि मामला उछल गया है, कि आप हमसे बताइए अगर आपकी कोई दिक्कत है, पार्टी हाईकमांड को बताइए। ये तो दूसरे नेताओं की बात है, लेकिन अगर प्रताप सिंह बाजवा की बात करें तो इन दोनों में आपस में कभी बनी ही नहीं। 36 का आंकड़ा रहा है, क्योंकि नजर दोनों की एक ही कुर्सी पे थी। तो पिछली बार क्योंकि चुनाव कैप्टन अमरिंदर सिंह की सरपरस्ती में लड़े गए, उनको मुख्यमंत्री बना दिया गया, लेकिन अगले चुनावों में बाजवा उनको मौका नहीं देना चाहते। अब सीधे सीधे बात कर रहे हैं कि नेतृत्व परिवर्तन कर दिया जाए। अच्छा, ये बताइए, कई लोग कह रहे हैं कि ये दरअसल दिल्ली दरबार की शय है। अगर बाजवा इतना बोल रहे हैं तो वो दिल्ली से संकेत होगा, क्योंकि अमरिंदर सिंह काबू में नहीं आ रहे थे। इस बात में कितना दम दिखता है आपको? देखिए, कैप्टन अमरिंदर सिंह का एक स्टाइल जाना जाता है, वो एक फौजी हैं बेसिकली, और वो अपने तरीके से चलते हैं। जब उन्होंने कोई भी फैसला लेना होता तो किसी के दबाव में वो आते नहीं। हालांकि गांधी परिवार से उनके पुराने रिश्ते हैं। अगर जब स्वर्गीय राजीव गांधी और सोनिया गांधी का विवाह हुआ था तो उनके यहीं पर आकर वो रुके थे काफी, तो उनका रिश्ते काफी पुराने हैं। लेकिन जहां तक दबाव की बात है, वो किसी के दबाव में आते नहीं है। प्रताप सिंह बाजवा दिल्ली के कनेक्शन जोड़कर उनको दबाने की कोशिश कर रहे थे या अपना प्रभुत्व दिखाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन वो मानने वालों में से नहीं है आसानी से। तो प्रताप सिंह बाजवा का शायद ये तरीका गलत था। वो बार बार मीडिया में जा रहे थे, पत्र लिख रहे थे, सार्वजनिक कर रहे थे कई बातों को, लेकिन अब ये बातें खुल गई हैं और दोनों आमने सामने हैं। सौरभ, ये बताइए, ये आपने तो कहा कि तरीका गलत था, पर आप भी ये भी कह रहे हैं कि वो तो मिलने का समय नहीं देते हैं। तो क्या एक और सचिन पायलट नहीं तैयार हो रहे हैं कांग्रेस में? भाई, जब सुनी नहीं जाएगी, चाहे जाखड़ की हो, चाहे सिद्धू भी यही कह के चले गए, इस्तीफा भी दे दिया, उनसे ले लिया। क्या मंजीत सहगल, आप मुझे बताइए, क्या अमरिंदर सिंह के खिलाफ कांग्रेस विधायक दल में, एक आप लगातार विधायकों से बात करते रहते, मिलते रहते हैं, आपको लग रहा है कि एक लेटेंट डिससेटिस्फैक्शन है, एक असंतोष है? बिल्कुल, एक ऐसा धड़ा है कांग्रेस के नेताओं के बीच में जो कई सीरियस मुद्दों को लेकर नाराज है कैप्टन अमरिंदर सिंह से। और ये मुद्दे थे पंजाब में माफिया राज, चाहे आप केबल माफिया ले लो, ट्रांसपोर्ट माफिया ले लो, खनन माफिया ले लो, शराब माफिया ले लीजिए, ड्रग माफिया ले लीजिए, और आप जहरीली शराब माफिया ले लीजिए। इन सभी नेताओं के ये मानना था कि आप सत्ता में इसलिए लौटते थे क्योंकि आपने जनता से वादा किया था 4 महीनों के अंदर आप नशे की जो लाइन है उसको तोड़ दोगे। आपने तोड़ी नहीं, माफिया वैसे ही काम कर रहा है, सरकार के एक्सचेकर को नुकसान हो रहा है। 6000 करोड़ का नुकसान जो है अब तक उठा चुके हैं। अभी अगर बात करें नाराज नेताओं की, तो नाराज नेताओं में सिर्फ शमशेर सिंह दुलो या फिर प्रताप सिंह बाजवा का ही नाम नहीं है। अभी जो जाने माने हॉकी खिलाड़ी हैं परगट सिंह, उन्होंने फरवरी में एक लंबा चौड़ा पत्र मुख्यमंत्री को लिखा था कि आपकी सरकार सही काम नहीं कर रही है, माफिया राज जस का तस है, आपकी कार्यकुशलता सवालों के घेरे में है, तो आप इसको सुधारिए। इसके अलावा नवजोत सिंह सिद्धू के तेवर हमें अच्छी तरह से पता है, वो बादलों की मुखालफत करते आए हैं और उन्होंने बाकायदा सरकार को कई बार लिखा, कई प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की कि देखिए माफिया राज पे आपने काबू नहीं पाया, तो हमारे सरकार का जो संदेश था वो जनता को गलत जा रहा है, हमें इस पे रोक लगाई जानी चाहिए, इतना नुकसान हमें हो रहा है। तो ज्यादातर जो कैप्टन विरोधी हैं उनका सिर्फ यही नाराजगी है उनसे कि आप माफिया राज पे काबू नहीं पा सके, इसलिए सरकार की छवि खराब हो रही है। और यही एक सवाल थे जो कांग्रेस सरकार के नेता जब वो विपक्ष में थे तो अकाली दल भारतीय जनता पार्टी सरकार से करते थे। लेकिन अब आप ये आयरनी समझ लीजिए, ये विडंबना है कि वही सवालों के घेरे में अब कांग्रेस सरकार खुद है। तो यही बड़ी नाराजगी सभी नेताओं की है। सौरभ, राजदीप, देखिए, अमरिंदर सिंह एक ऐसे नेता है जो, जैसे मंजीत ने कहा, वो राजा है, एक तरह से राजा और पटियाला। वो उनकी जो अदा है एक मिलिट्री जनरल की भी है और एक राजा की भी है। उसमें किस हद तक वो
हर व्यक्ति को अपने साथ लेकर जाएंगे, ये हमेशा सवाल उठा है। लेकिन आज की तारीख में वो पंजाब के नेता नंबर 1 है, आप इस बात से भी नहीं हट सकते। ये सब 2022 में जो चुनाव हो रहे हैं उसके लिए तैयारी एक तरह से कि अमरिंदर सिंह के बाद कौन, क्योंकि चुनाव आते आते अमरिंदर सिंह विल बी 81 साल के हो जाएंगे, और जैसे मंजीत ने कहा, उन्होंने कहा था कि ये मेरा आखिरी चुनाव है, तो फिर सवाल उठता है कि 2022 में कौन कांग्रेस की कमान संभालेगा। लेकिन आप जानिए, आप कह रहे हैं हाई कमांड का क्या रोल है। हाई कमांड ने पूरी तरह से नवजोत सिद्धू को बैक किया था, इसके बावजूद सिद्धू किनारे हो गए, और आप आज ये भी बात चल रही है कि शायद अगली चुनाव में किसी और पार्टी से लड़े। ये भी चल रहा है कि शायद आम आदमी पार्टी का चेहरा बन सकते हैं नवजोत सिंह सिद्धू 2022 में। तो नवजोत सिंह सिद्धू किनारे हो गए। बाजवा जो है, एक जमाने में जब कांग्रेस पंजाब के अध्यक्ष थे तब ये माना जाता था कि राहुल गांधी के बड़े करीबी है, लेकिन 2017 में जब चुनाव आए उसके पहले अमरिंदर सिंह ने साफ कहा कि अगर आप चाहते हो कि मैं ये चुनाव कांग्रेस में लड़ूं तो आप मुझे बनाइए अध्यक्ष, और कांग्रेस को बनाना पड़ा उनको, या वो अपनी पार्टी बनाने वाले थे। तो इनफैक्ट ये 2012 में भी राजदीप ऐसा हुआ था कि बहुत लास्ट में जब कुछ ही चुनावी रैलियां बची थी तब राहुल गांधी ने ये ऐलान किया था कि कैप्टन हमारे सीएम होंगे। वो आधा चुनाव कैंपेन बीतने के बाद किया था। तो ये हिचक इनकी लंबे समय से रही है कि हम हमारे गुटों को कैसे साथ के रखें। देखिए, तो आज की तारीख में उनके पास कोई विकल्प नहीं है। देयर इज अमरिंदर ओनली, एक तरह से। अब बाजवा जी हो और आप कह रहे हैं विकल्प नहीं है, एक इन्हीं के नामाराशी है अमरिंदर सिंह राजा वडिंग, जो झाड़ू नेता हैं। वो कह रहे हैं हम दावेदार, जाखड़ कह रहे हैं हम हैं। अच्छा, और इन सब के बीच हो क्या रहा है कि आम आदमी पार्टी, अकाली दल और बीजेपी के नेता मुस्कुरा रहे हैं, कह रहे हैं हमें छींचा लेदर करने की जरूरत ही नहीं है, आपस में ही इनका इतना चल रहा है। नहीं, देखिए, ये प्रॉब्लम जो एक तरह से कांग्रेस के सामने बीजेपी को टक्कर देने में है सेंटर में, वही विपक्ष के सामने भी है पूरी तरह से। आज भाजपा और अकाली के बीच में जो संबंध है उन पर भी सवाल है। कुछ भाजपा के नेता खासकर की सेंटर पर जाते हैं, अगले चुनाव हम खुद लड़े, क्या अकालियों को प्रोजेक्ट करने से हमें नुकसान होता है। कुछ वहां आम आदमी पार्टी के भी नेता है, कुछ तो चले गए कांग्रेस में। आम आदमी पार्टी कितनी यूनाइटेड है पंजाब में, इस पर भी सवाल है। तो विपक्ष भी वहां कमजोर है। अमरिंदर सिंह को इसका भी फायदा हुआ है कि विपक्ष उतना मजबूत नहीं है जितना होना चाहिए। आपने कहा कि कैन बाजवा बिकम पायलट, क्या वो पायलट की तरफ बगावत करेंगे? मुझे नहीं लगता। मुझे लगता है एक तरह से ये 2022 के चुनाव के पहले हर जो पंजाब के बड़े नेता है चाहते हैं कि अमरिंदर सिंह को घेरने की कोशिश हो ताकि उनकी दावेदारी आगे बढ़े, पर ये आसान नहीं होगा, उतना आसान। और अशोक गहलोत ने तो दिखा दिया राजस्थान में कि उनकी पकड़ है। अमरिंदर सिंह के पास एक स्टेचर बन गया है पिछले 4 सालों में, इससे आप हट नहीं सकते। उन्होंने अपनी एक पहचान बना दी है पंजाब के पॉलिटिक्स में। हाँ, सिद्धू जरूर, मुझे लगता है सिद्धू जो है युवा वोटर के साथ सिद्धू का जो कनेक्ट है, अब सिद्धू क्या करते हैं अगले 1.5 साल में ये देखने की बात है, क्योंकि एक चुप सिद्धू इज अ डेंजरस सिद्धू। इतने दिनों से सिद्धू ने कोई बात ही नहीं कही, इसका मतलब है। एक बात बताइए मंजीत जी कि सिद्धू जैसे मीडिया में खूब सुर्खियां बटोरते हैं और भाषण बहुत अच्छा देते हैं, लेकिन एक राजनेता सिर्फ भाषण भर का नहीं होता है। अलग अलग जिलों में काडर कैसे तैयार कर रहा है, संगठन के काम में कितना सक्रिय है, ये भी एक बात होती है। सिर्फ करिश्मे के दम पे चुनाव नहीं जीते जाते। जगन मोहन जब वहां तहसील घूमे हैं तब बना। मंजीत के पास आप जाइए, लेकिन मैं आपको ये कहूँ, एक पोल किया गया है, एक इंटरनल पोल किया गया है, सिद्धू के रेटिंग्स बहुत अच्छे हैं उसमें, पर्टिकुलरली अमंग यंगर पंजाबी सिख्स। आप जानिए ये। देखिए, जहां तक सिद्धू की बात आ रही है तो सिद्धू की वाक्पटुता का तो कोई सानी नहीं है। सिद्धू जो जितना अच्छा बोलते हैं, जितना बढ़िया बोलते हैं, जितना वो लोगों का ध्यान आकर्षित कर सकते हैं, उसका कोई मुकाबला नहीं है। पर जहां तक लोकप्रियता की बात है, आज की तारीख में पार्टी हाईकमांड भी ये मान रहा है कि कैप्टन अमरिंदर सिंह के कद के बराबर कोई नेता फिलहाल पंजाब में नहीं है। अभी जो पंजाब मामलों की प्रभारी हैं और एआईसीसी की सचिव आशा कुमारी, उन्होंने भी जो मीडिया है उसको ये बताया है कि अनुभव के लिहाज से प्रताप सिंह बाजवा कैप्टन अमरिंदर के आगे खड़े नहीं हो सकते। तो फिलहाल पार्टी तो एक हमें फिर ये भी वो रॉयल बैकग्राउंड भी ध्यान रखनी पड़ेगी, है ना, कि एक रॉयल दूसरे रॉयल के हितों को प्रोटेक्ट कर रहा है। नो डाउट सिद्धू कैन बी ए गेम चेंजर
क्योंकि सिद्धू की नजरें सभी पार्टियों पर है। एक तरफ से सिद्धू की पत्नी का अगर 2 दिन पहले का बयान देखें तो वो भारतीय जनता पार्टी की तरफ ही डोरे डाल रही हैं, और उन्होंने अपने बयान में ये भी साफ किया कि अगर भारतीय जनता पार्टी अकाली दल से नाता तोड़ लेती है तो हम उनके साथ जाने को तैयार हैं। तो कुल मिलाकर सिद्धू जो है पाला बदलने की जो है वो रास्ता देख रहे हैं, समय देख रहे हैं, मौके की नजाकत देख रहे हैं। उधर मंजीत जी ऐसा हो सकता है क्योंकि बीजेपी अब कहीं भी जूनियर पार्टनर बन के नहीं रहना चाहती। पंजाब में बीजेपी की समस्या ये रही कि उनके पास एक बड़ा सिख चेहरा नहीं था। बिल्कुल तो ये कहा गया कि साहब बीजेपी तो हिंदुओं की पार्टी है, बनियों की पार्टी, इस तरीके की तमाम व्याख्याएं की गई, शहरी इलाकों की पार्टी है, और टिकट वितरण भी इस तरह से होता था कि उनको शहरी इलाकों में सीटें मिल जाती थी। दूसरा, लगातार उनके जो नेता उभर के आए, चाहे जालंधर से चाहे लुधियाना से, सब बड़े आराम से सुखबीर कैबिनेट में बस ठीक ठाक मिल जाए हिसाब। प्रदेश अध्यक्ष भी लोगों ने यहाँ तक कहा कि सुखबीर बादल ही तय करते हैं कि प्रदेश अध्यक्ष कौन हो, जेटली जी और उन जी से कह के। तो कोई ऐसा जुझारू नेता नहीं आया जो खड़ा करे। तो ये तो बीजेपी के लिए हो सकता है, गंवाने के लिए कुछ नहीं उनके पास, एक तगड़े चेहरे को आगे करें और आगे बढ़े। बिल्कुल स्टेज सेट हो रही है। आपको बता दूं कि अब अकाली दल भी उतना मजबूत नहीं रहा, उसका जो रूरल वोट बैंक है वो धीरे धीरे खिसक रहा है, और खुद इसकी पार्टी के 2 फाड़ हो चुकी है। 2 सीनियर नेता ढींडसा और ब्रह्मपुरा, ये दोनों पार्टी छोड़ के अपनी अलग अलग पार्टियां बना चुके हैं, और इनका जो धार्मिक एजेंडा है, दरअसल आपको बता दूं कि पंजाब की राजनीति में धर्म बड़े मायने रखता है, सिख धर्म, तो पंथक राजनीति। तो अब पंथक राजनीति का मुद्दा अकाली दल से छिटक रहा है, उनके हाथ से गिर गया। अब उसको झपटने के लिए बाकी लोग तैयार है। अगर आप कल की बात करें, कल ये हरियाणा में गुरुद्वारा सिख प्रबंधक कमेटी के जो चुनाव हुए, उसमें हार्ड लाइनर जो बलजीत सिंह दादू वाले, उन्होंने चुनाव जीता है। और अब यही माना जा रहा है कि अकाली दल अगर पंथक का जो एजेंडा है उसकी पकड़ उसके हाथ से ढीली होती है तो आगे या तो गुरुद्वारा समितियां हैं जो पंजाब की राजनीति में जो कट्टरवादी है उनको बोलबाला हो सकता है, या फिर अकाली दल इस मुद्दे को पकड़कर भारतीय जनता पार्टी से खुद ही नाता तोड़ सकता है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी और अकाली दल के बीच में कई बातों को लेकर डिफरेंसेस आए हैं। हार्ड लाइनर्स एक बड़ी समस्या बनते जा रहे हैं। आप आरएसएस का मुद्दा लीजिए, या फिर अभी हाल ही में राम मंदिर भूमि पूजन की बात लीजिए, उसमें अकाल तख्त के जो प्रमुख हैं वो उसमें जानबूझकर नहीं गए और उनके ऊपर हार्ड लाइनर्स का दबाव था। एक तरफ जो खालिस्तान का मुद्दा है उसको जिंदा करने की कोशिश की जा रही है। तो भारतीय जनता पार्टी की जो दावेदारी है वो सामने है, वो किसी भी तरह से अकाली दल की जो गिरती हुई जो साख है उसके आगे अपने आप को बौना नहीं साबित करना चाहते। अकाली दल खुद भारतीय जनता पार्टी के नेता कई बार ये कह चुके हैं कि हम लोग अकेले चुनाव लड़ें, तब से साबित हो जाएगा कि किसकी लोकप्रियता कितनी है। तो फिलहाल लेकिन जो पार्टी के बड़े नेता हैं उन्होंने साफ नहीं किया है कि आगे उनका गठबंधन जारी रहेगा या नहीं रहेगा। लेकिन जो नेता है अब इस तरह के समीकरण बना रहे हैं कि भविष्य में भारतीय जनता पार्टी अकेले चुनाव लड़े। सौरभ, आपने और मंजीत जी ने मुझे लगता है सबसे बड़ी बात अब कही है। ये आपने शुरुआत की डिस्कशन बाजवा वर्सेस अमरिंदर सिंह, ये असली मुद्दा नहीं है पंजाब में। मुझे लगता है जिस तरह से भाजपा, मैंने कहा तो विपक्ष जो है वो कमजोर हुई है, उस कमजोर विपक्ष की स्थिति में भाजपा इसका पूरी तरह से फायदा उठाना चाहती है। जैसे अकाली कमजोर होते जाते हैं भाजपा उसका पूरी तरह से फायदा उठा सकती है। एंड डोंट रूल आउट नवजोत सिद्धू एज अ पोटेंशियल फेस, चेहरा बन सकते हैं। और वो पुराने जो रिश्ते अकाली और भाजपा में थे, जब अरुण जेटली हुआ करते थे, उन्होंने वो एक सीमेंटिंग फैक्टर एक तरह से थे बादल और भाजपा के केंद्रीय नेता के बीच में, वो अब नहीं रहे हैं। मुझे लगता है आज की तारीख में एक अकालियों को हार्डलाइन की तरफ लिया जा रहा है और भाजपा ढूंढ रही है वो मिडिल ग्राउंड, जिसमें वो एक तरह से विकल्प बन पाए कांग्रेस के लिए। तो ये बहुत बड़ी बात है सौरभ, और इसमें वहां की राजनीति, पंजाब की राजनीति बिल्कुल बदल सकती है 2022 होते होते। आम आदमी पार्टी की संभावनाओं के बारे में अभी बचा है अस्तित्व पंजी से? अगर देखिए, जहां तक आम आदमी पार्टी है उसका वोट बैंक भी काफी खिसक चुका है। पिछले चुनावों में कई नेताओं की उनकी जमानत जब्त हुई है, तो और उधर से उनका जो स्टेट का जो पार्टी ऑर्गेनाइजेशन है वो भी बिखरा हुआ है। और कल परसों उन्होंने सारी जितने भी स्टेट पार्टी यूनिट्स थी सबको एक सिरे से खत्म कर दिया है। दोबारा से इनको चुनाव होने हैं, और आम आदमी पार्टी के पास भी जो एक कद्दावर नेता है उसकी कमी है। तभी आम आदमी पार्टी के नेता भी सिद्धू की तरफ डोरे डालते आए हैं कि सिद्धू एक फेस है, सिख फेस भी है, क्योंकि पंजाब में सिख होना मायने रखता है। अगर किसी हिंदू को आगे करेंगे तो शायद लोग उसको ना चुने। तो सिद्धू की तरफ भारतीय जनता पार्टी की भी नजर है और आम आदमी पार्टी की भी नजर है। दोनों के पास एक कद्दावर नेता की कमी है, इसलिए सिद्धू
एक एक्स फैक्टर साबित हो सकते हैं पंजाब के राजनीति। राजदीप, क्या अरविंद केजरीवाल नवजोत सिंह सिद्धू को वहां मुख्यमंत्री का चेहरा स्वीकारेंगे? क्योंकि फर्ज करिए फॉर आर्ग्यूमेंट से कि सिद्धू वहां सीएम फेस बनते हैं और आम आदमी पार्टी जीत जाती है, मान लीजिए जी, और सिद्धू मुख्यमंत्री बन जाते हैं, तो केजरीवाल दिल्ली के मुख्यमंत्री, एक छोटा राज्य, होम मिनिस्ट्री के पास आधी पावर, और वो एक फुल फ्लेजेड राज्य के, तो केजरीवाल का कद तो ऐसे ही घट जाएगा। तो केजरीवाल किसी ऐसे को क्यों लाएंगे? देखिए यही बात तो 2016 में हुई थी, जी। जब केजरीवाल और सिद्धू के बीच में बातचीत हुई थी और सिद्धू का साफ कहना था मुझे मुख्यमंत्री बनना है। तब केजरीवाल जी की खुद की नजर पंजाब के मुख्यमंत्री पर थी, और उसी कारण जो आपने आज कहा कि बड़ा राज्य है और मैं यहाँ या तो मनीष सिसोदिया रहेंगे और मैं पंजाब में रह पाऊंगा, वो नहीं पाया। वो अब जान गए, उनकी भूल वो जान गए। जो उनके करीबी हमें बताते हैं वो तैयार है, आज की तारीख में वो रिस्क लेने के लिए तैयार है। हालांकि चुनाव के बाद क्या होगा ये बड़ी बात है। अगर कल समझ लीजिए बड़ी मेजोरिटी से सिद्धू जीत जाते हैं, आपकी बात बिल्कुल सही है, सिद्धू एक ऐसे व्यक्ति है, फिर वो फ्रंट पेज हेडलाइन लगातार उनके नाम पर रहेगी, फिर क्या करेंगे। लेकिन आम आदमी पार्टी के सामने यही संकट है कि अगर आपको एक्सपेंड करना है, दिल्ली के बाहर जाना है, तो सिद्धू जैसे व्यक्तियों को आपको साथ देना पड़ेगा, जिन्होंने करप्शन के खिलाफ एक तरह से आवाज उठाई है। सिद्धू ने क्या किया है, आज अमरिंदर सिंह के खिलाफ आवाज उठाई है एक तरफ से, और बादल के खिलाफ कई सालों से उठाई। तो वो जो गैप है पंजाब पॉलिटिक्स में, उसमें सिद्धू जैसा चेहरा चल सकता है। हालांकि ये देखना पड़ेगा कि वो ऑर्गेनाइजेशन, संगठन के आदमी कैसे बन पाते हैं, क्योंकि सिद्धू की राजनीति इज ऑल्सो वन मैन शो अभी तक। अब वो संगठन को क्या बना पाएंगे, लेकिन आम आदमी पार्टी सौरभ रिस्क ले सकती है 2021 में, 2022 के चुनाव के पहले, जो उन्होंने 2016 में नहीं लिया। कभी कभी अरविंद केजरीवाल अपनी गलतियां मानते हैं, और उनमें से एक बड़ी गलती जो है, और वो इस बात को मानते हैं कि पंजाब में उन्होंने कोई सिख चेहरे को प्रोजेक्ट नहीं किया था, क्योंकि 2016 में ये जानिए हर पोल में आम आदमी पार्टी कांग्रेस से बहुत आगे थी। कांग्रेस को वो फायदा मिल गया, जो अटैक, एंटी करप्शन का अटैक अकालियों के खिलाफ आम आदमी पार्टी ने शुरू किया, उसका फायदा आखिर चुनाव होते होते कांग्रेस को मिला। चलिए मंजीत सहगल जी, आप इस बातचीत में हमारे साथ जुड़े, थैंक यू सो मच। आपकी यात्रा मंगलमय हो, सुरक्षित हो, थैंक यू। शुक्रिया सर, थैंक यू। सियासी चर्चा के बाद अब बढ़ते हैं नेता नगरी के अगले सेगमेंट की तरफ, व्यूअर्स पॉइंट ऑफ व्यू, जनता के सवाल। जनता के बहुत सारे सवाल आए हैं। मेरे साथ इस शो में जो नमूदार होते हैं राजदीप सरदेसाई जी, सोशल मीडिया चर्चित चेहरा। पहला सवाल ये है कि प्रणब मुखर्जी पर किए गए ट्वीट को लेकर सवाल पूछना है, और ये कई लोगों ने सवाल पूछा है कि, तो मतलब मैं नाम नहीं ले पा रहा हूँ, कई लोगों ने, और बाकायदा ट्रेंड भी चला। तो राजदीप जी, क्या कहना है आपका प्रणब मुखर्जी वाले ट्वीट पर? दो तीन बातें। पहले तो मैं कहूंगा बड़ी गलती हुई मुझसे, मैं बहुत शर्मिंदा हूं, और मैंने कहा भी उसी ट्वीट के बाद, जैसे ही मुझे पता चला कि मेरी खबर बिल्कुल गलत थी। क्योंकि देखिए कभी कभी क्या होता, और ये मेरी सबसे बड़ी गलती हुई कि एक व्यक्ति ने मुझे कुछ व्हाट्सएप पर भेज दिया, मुझे उस व्यक्ति पर विश्वास था, मुझे पहले ही वो खबर वेरीफाई करनी चाहिए थी, खास करके जब इतनी बड़ी खबर होती है इतने बड़े शख्स के बारे में। मैंने उसको ट्विटर पे पहले डाल दिया। ये जो आदत है ना अपने उंगलियों के से ज्यादा ट्वीट करना, मैं बड़ा सबक सीख गया हूँ। मैं अगर वो खबर वेरीफाई करता, और उस बेचारे व्यक्ति को भी किसी फेक न्यूज के जरिए वो खबर मिली थी, जो उसे भी बाद में पता चला। जैसे ही पता चला मैंने तुरंत उसका खंडन किया, मैंने अपॉलॉजी भी डाली, और इसके साथ साथ शर्मिष्ठा मुखर्जी, जिसे मैं अच्छी तरह से जानता हूँ, मुझे प्रणब दा को बहुत आदर करता हूँ, उन्होंने मुझे बहुत इंटरव्यूज भी दिए हैं, और मेरा बड़ा एक लंबा संबंध रहा उस परिवार से। मैंने शर्मिष्ठा से बात की, उन्होंने बड़े अच्छी तरह से कहा राजदीप दिस हैपेंस, आई नो, पर मुझे फिर भी माफी मांगनी चाहिए जितने भी आपके दर्शक हैं उनसे भी, और मैंने ट्विटर पर भी मांगी है। मैं गलती हमेशा मानता हूं, स्वीकारनी चाहिए, मुझसे गलती हुई, और मैं आइंदा बहुत आई विल बी वेरी केयरफुल। ये मैंने जान लिया है कि जब खबर आती है व्हाट्सएप पर, प्लीज उसे वेरीफाई करिए। ये मैं दूसरों को चेतावनी देता हूं, मैं खुद इस चेतावनी को भूल गया, और मैंने तुरंत वो, क्योंकि मुझे विश्वास था उस व्यक्ति में। अब कभी कभी उस विश्वास पे कभी कमी रह गई,
लेकिन आई फील वेरी बैड। वो रात सो नहीं पाया, मुझे अच्छा नहीं लगा, और मैं चाहता हूं कि प्रणब दा जल्द से ठीक हो और लंबी उम्र उनको मिले। चलिए, मैं उम्मीद करता हूं कि दर्शक आपकी ईमानदारी से व्यक्त की गई इस माफी को स्वीकार करेंगे, क्योंकि मैं भी एक दफा इस तरह के एक फेक स्क्रीनशॉट का शिकार बना हूं। किसी ने मुझे भेजा और मैंने उसको अपलोड कर दिया विदाउट चेकिंग, जबकि मैं भी फैक्ट चेक की बात कहता रहता हूं। सो आई नहीं, और होप, खास करके मुझे लगता है सौरभ भाई, जब ऐसा एक मामला आता है, इतना नाजुक मामला होता है, डॉक्टर मस्ट अनाउंस द डेथ, नॉट जर्नलिस्ट। ये मैं जान गया हूँ कि जब ऑफिशियल खबर आएगी। लेसन लर्न। चलिए, अगला सवाल, इसकी भी बहुत, नेता नगरी बहुत चर्चा में रहा इस हाँ, हफ्ते। एक सुशांत सिंह राजपूत पर आपकी टिप्पणी, उसकी एक क्लिप बहुत वायरल हुई। हमारे पास बहुत सारे ईमेल आए, बहुत सारे सवाल आए, कई लोगों ने पूछे। उसमें से एक नीलमणि है, उन्होंने लिखा, आई लव द शो नेता नगरी, आई वॉच ऑल द 51 एपिसोड्स ऑफ दिस शो एंड दिस इज माय फर्स्ट कमेंट ऑन एनी इशू। माय क्वेश्चन इज टू राजदीप सर। He says Sushant Singh Rajput is not such a big star. It is mandatory for fair investigation that you should be a big star. सर देखिए, मैंने प्रणब दा पर माफी मांगी है, मैं बहुत शर्मिंदा हूं, लेकिन अगर कोई आपके पूरे 1.5 घंटे या 1 घंटे 40 मिनट की 15 या 20 सेकंड की क्लिप लेकर मुझ पर कोई आरोप लगाता है तो मुझे लगता है गलत है। मेरी हिंदी सौरभ जितनी अच्छी नहीं है, इसलिए मैंने शब्दों में कभी कभी मैं गलत हो सकता हूं, लेकिन मेरा कहने का मतलब था, आप पर आपने तो अंग्रेजी में कही थी ये बात राजदीप जी। नहीं नहीं, देखिए मेरा ये कहना, आप पूरी बात पढ़िए ना जी। मैंने उस पूरी बात में मैंने ये कहा है कि देयर शुड बी, मैं कह रहा हूं कि पुलिस पर दबाव कहां से आ रहा है, ये हमें पता करना है। क्या सुशांत इतना बड़ा स्टार था कि पूरी पुलिस यंत्रणा जो थी उसमें दबाव में आए? दो बातें, एक, मैं सुशांत सिंह राजपूत का आई थिंक इज अ ग्रेट स्टार। मैं ये नहीं, एक मिनट, मैं सच कह रहा हूँ। आप बोल लीजिए, मैं बोल लीजिए, पूरा बोल लीजिए। मैंने धोनी के और पूरा चलाइए, जितने भी चलाएंगे पूरा चलाइए, क्योंकि धोनी की फिल्म मैंने 2-3 बार देखी। मैंने सुशांत का तब इंटरव्यू किया था। आज कई लोग जो सुशांत के पक्ष में है, मैं ये जानता हूं, फिल्म इंडस्ट्री वालों से आप पूछिए, वो सुशांत के साथ काम नहीं करना चाहते थे, क्योंकि उनके लिए सुशांत छोटा स्टार था। मेरा कहना, मैं इसीलिए मैं कह रहा हूं ना, जिस तरह से मैंने कहा, शायद उसमें कहीं ना कहीं एक गलत संदेश चला गया। मैं सुशांत को कम नहीं करना चाहता, और किसी भी परिवार को पूरा हक है टू डिमांड फेयर इन्वेस्टिगेशन, निष्पक्ष इन्वेस्टिगेशन चाहिए। लेकिन जब आप इस तरह के आरोप किसी पर करते हैं कि पुलिस यंत्रणा पूरे दबाव में है, क्या मर्डर हुआ है, ये जब चीजें होती है तो आप प्रमाण लेके आइए। आज की तारीख में, और हमने पिछले हफ्ते भी डिस्कस किया था, नारायण राणे ने जिस तरह से रेप के आरोप किए थे, वो अब पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद गलत निकल रहे हैं। नारायण राणे तो आपको कोई अपॉलॉजी नहीं देंगे, आप मुझसे अपॉलॉजी चाहते हैं। मैं इतना जरूर कहूंगा कि मैंने ये स्पष्ट कहना चाहिए था कि मैं सुशांत सिंह राजपूत को आई रिस्पेक्ट हिम एज एन एक्टर, आई रिस्पेक्ट हिम, एनीबॉडी हु कम्स फ्रॉम वेयर ही हैज एंड अचीव व्हाट ही हैज डिजर्व्स टू बी रिस्पेक्टेड। उसकी जो जर्नी है एक इंस्पिरेशनल जर्नी है। लेकिन अगर एक वर्ड बिग स्टार को लेके आप ऐसा करते हैं कि राजदीप सुशांत को छोटा करना चाहता, मैं सुशांत सिंह राजपूत को कभी छोटा नहीं दिखाना चाहता था। मेरा इतना ही कहना है कि इतने ऐसे केस में जब आप गंभीर आरोप बताते हैं तो प्लीज सब्सटेंशिएट इट। तो पूरा जो है ना वो चलाइए आप, कि जब आप मुंबई पुलिस पर आरोप करते हैं या किसी पर करते हैं तो प्लीज look at all the situation before you make these allegations. Sushant Singh Rajput, I hope, gets a fair investigation. He must, without a media trial, not in the studio, not in the studio. ये आप जानिए। सुशांत सिंह राजपूत छोटे स्टार हैं या बड़े स्टार, इस बहस के बजाय मैं इस चीज पर बात करूंगा कि सुशांत सिंह राजपूत की डेथ के बाद बिहार में, बिहार के बाहर, सोशल मीडिया पर, बॉलीवुड में जो बहस शुरू हुई है, उससे उनके कद का, उनके इम्पैक्ट का अंदाजा लगता है कि एक मॉडेस्ट बैकग्राउंड से आते हैं वो। मतलब कोई ऐसा नहीं है कि बहुत ही हाई फाई फिल्मी फैमिली से आते हो, और एक अपनी इंजीनियरिंग की अच्छी प्रेस्टिजियस कॉलेज की इंजीनियरिंग बाद उसको छोड़ के वहां पहुंचते हैं मुंबई और अपने दम पर नाम बनाते हैं। तो और अब उनके जाने के बाद उनकी रिक्तता को, बाकी अपनी अपनी व्याख्याएं हैं, लेकिन
ये बात तो है कि ये लोगों का दबाव रहा जिसकी वजह से ये इसकी जांच इतनी आगे बढ़ रही है और बहुत सारे सवाल पूछे जा रहे हैं। क्योंकि राजदीप जी, आप ये तो मानेंगे कि कई बार जैसे अब जिया खान की मदर कह रही है कि मेरी बेटी की देखिए हम उतना एक अपलोड क्रिएट नहीं कर पाए तो मेरी बेटी की ठीक से जांच नहीं हुई, और ऐसा भी कई दफा हुआ है ना कि बहुत ही ऐसे हुश हुश अंदाज में जांच कर दी जाती है। सौरभ भाई, दो बातें। एक तो हर व्यक्ति को फेयर ट्रायल मिलना चाहिए, हर भारतीय व्यक्ति को, कोई भी व्यक्ति हो, फिर वो स्टार हो या आम आदमी हो या किसान हो, हर व्यक्ति को वो हमारे संविधान के दायरे में फेयर इन्वेस्टिगेशन की एक राइट है। ज्यादातर लोगों ने जो सवाल भेजा राजदीप, वो यही कहा कि जो आपका वो सेंटेंस था कि इज नॉट सच अ बिग स्टार, तो इतना प्रेशर क्यों बन रहा है? नहीं, तो वो जो आपका सेंटेंस था, यार बिल्कुल मेरा ये कहना है कि ये जो प्रेशर जिस तरह से बनाया जा रहा है, प्रेशर से इन्वेस्टिगेशन नहीं होती। इन्वेस्टिगेशन मस्ट बी फेयर फॉर एवरी इंडियन। राजदीप जी, क्या आप ये कह रहे हैं कि बिना हर भारतीय व्यक्ति नहीं होती है? आप जानते हैं कई केसेस होते हैं जो दबा दिए जाते हैं। आप बताइए, इसी दिल्ली में जब मीडिया किसी केस पर जागरूक रहती है, चाहे वो जेसिका लाल के मर्डर का मामला हो, चाहे वो दिल्ली का, कितने केसेस जब मीडिया विजिलेंट रहती है, पब्लिक विजिलेंट रहती है, तब किस तरीके से जस्टिस डिलीवर होता है। और कितनी जगहों पे जब कोई ताकतवर उसमें इन्वॉल्व नहीं होता, इन्फ्लुएंसर इन्वॉल्व नहीं होता है, तो किस तरीके से केस खत्म कर दिया जाता है। कितने हजारों लाखों केसेस हैं। मेरा इतना ही कहना है कि देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन मॉब जस्टिस, कि जनता जो चाहती है, और जो कानूनी प्रक्रिया। कानूनी प्रक्रिया के जरिए फेयर इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। मॉब जस्टिस के नहीं, वो ये तालिबान थोड़ी ना है, ये एक लोकतांत्रिक देश है, तालिबान नहीं है। नहीं, और इसके साथ आपने कहा जिला खान, आप जानिए जिला खान की केस सीबीआई तक गई है, 2 साल हुए हैं। अब सीबीआई ने क्या किया है इसमें? अब देखिए, हमने एक तरह से एक हवा बना दी है कि जब तक सीबीआई नहीं आती तब तक कोई केस में कुछ नहीं होता। असलियत ये भी है कि हर बड़े पॉलिटिकल सेंसिटिव केस में आप जानते हैं कभी कभी मामला दबाया जाता है या सीबीआई पर दबाव आता है। जैसे दिवंगत अमर सिंह कहा करते थे कि सीबीआई प्रधानमंत्री का थाना है। सर देखिए सर, मेरा इतना ही आपसे निवेदन है कि अगर वाकई आप सुशांत सिंह राजपूत को न्याय देना चाहते हैं तो न्याय की प्रक्रिया के जरिए करवाइए, कानून की सबूत इंस्टीट्यूशंस और बाकी सुप्रीम कोर्ट तो में अब चर्चा चली रही है, तो माननीय न्यायाधीश तय करेंगे कि इस मामले की जांच कैसे होगी। तीसरा सवाल अजय यादव का है कि क्या राज्यसभा देश पर बोझ है? क्या राज्यसभा देश पर बोझ है? ये सवाल देखिए, मैं तो कहूंगा जिस तरह से इस समय संसद चल रहा है या नहीं चल रहा है, उस पर सवाल है। अब उसको राज्यसभा और लोकसभा में डिवाइड मत कीजिए आप। आज की तारीख में राज्यसभा, कई बार ये लोग ये सवाल पूछते हैं ना कि भाई एक तो जनता के चुने हुए प्रतिनिधि हैं राज्यसभा में, जिस मकसद से हम लोगों ने, आपको ध्यान हो पहले भी जब राज्यसभा के चुनाव हुए थे तब इस पर विस्तार से बहस की थी। मुझे नहीं लगता कि राज्यसभा देश पर बहस है। मैं आपको एक प्रसंग बता देता हूँ, अमेरिका का प्रसंग है। जब अमेरिका में कॉन्स्टिट्यूशन सब चीजें बन रही थी, तब जॉर्ज वॉशिंगटन और बेंजामिन साहब के बीच ये चर्चा हो रही थी। तो एक कह रहे थे कि नहीं 2 सदन होने चाहिए, दूसरे कह रहे थे कि नहीं होना चाहिए। जो कह रहे थे कि नहीं होना चाहिए, तभी उनको कॉफी सर्व होती है, तो कॉफी बहुत गर्म थी, तो वो क्या करते हैं कि ऐसे अपनी प्लेट में उड़ेल के कॉफी पीने लगते हैं। तो वो पहला व्यक्ति कहता है कि ये प्लेट में कॉफी क्यों डाल रहे हो? तो वो कहते हैं नहीं, वो थोड़ा ठंडी करके पीते हैं ना आराम से। तो उसने कहा एग्जैक्टली, एक सदन होना चाहिए जो चीजों को ठंडा करके पिए, चीजों पर विस्तार से बहस करे, उसके ड्राफ्ट पर, उसके प्रोस और कॉन्स पे, और वहीं से वो राज्यसभा का विचार आता है। तो राज्यसभा होनी चाहिए और कोशिश ये होनी चाहिए कि राज्यसभा में विद्वान व्यक्ति अलग अलग फील्ड के पहुंचे। हाँ नहीं, ये जो लास्ट बात आपने कही ये बड़ी बात है। जिस तरह मुझे लगता है राज्यसभा होनी चाहिए, चेक्स एंड बैलेंसेस हमारे सिस्टम में होने चाहिए, लेकिन किस तरह के व्यक्तियों को आप राज्यसभा भेजते हैं, इस पर मुझे लगता है हर पार्टी ने गंभीरता से विचार करना चाहिए, जो इस समय मुझे नजर नहीं आता। इसलिए मैं कह रहा हूं पूरे संसद पर एक तरह से एक प्रश्न चिन्ह उठा है। नहीं, पर वो तो बड़ी नहीं सर, ये नहीं। अब मैं जानता हूं आप कहां जा रहे हैं, लेकिन मैं फिर भी कह रहा हूं, मैं देखता हूं संसद में जो हो रहा है। आप देखिए जिस तरह के डिबेट्स एक जमाने में हुआ करते थे और अब क्या हो रहा है। राजदीप जी, यही सवाल संसद पे उठता है, यही सवाल मीडिया पर उठता है, यही सवाल समाज पर उठता है। सब एक दूसरे को रिफ्लेक्ट कर रहे हैं, एक दूसरे को आईना दिखा रहे हैं। बॉस, ये 15 अगस्त का हफ्ता है, इसलिए मैं इस पर रिफ्लेक्ट कर रहा हूं कि 15 अगस्त के हफ्ते में हमें इस पर रिफ्लेक्ट करना चाहिए कि हमारी पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी कहां जा रही है हमें लेकर।
सोचिए वाद कभी विवाद कभी। संवाद का एक स्वस्थ स्वरूप बने, इसी उम्मीद के साथ बढ़ते हैं नेता नगरी के अगले सेगमेंट की तरफ, जिसका नाम है फुर्सत की सलाह। बताइए क्या सलाह है? सर 2-3 सलाहें हैं। एक तो जो किताब आपने पिछले हफ्ते रेकमेंड की थी, मैं इस हफ्ते पढ़ने वाला हूँ, इंडिया टुमारो। ये जो किताब प्रदीप चिब्बर और हर्ष शाहद ने निकाली है, ओयूपी की है, उसमें कई नेताओं जो युवा नेता हैं उनके इंटरव्यूज हैं। राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, स्मृति ईरानी, राज्यवर्धन राठौर। हाँ, उस पर हमने चर्चा की थी। उसके अलावा कुछ और राजनीति? उसके अलावा मैंने सुना है कि गुंजन सक्सेना, ये जो कारगिल पर फिल्म बनी है, किसी ने मुझे कहा जरूर देखिए। अब वो कितनी अच्छी है मैं नहीं जानता हूँ, मैंने देख ली है। कैसी थी फिल्म? लिखी बहुत अच्छी गई है, डायरेक्ट बहुत अच्छी की गई, लेकिन जिन्होंने लीड रोल किया है जानवी कपूर, उनकी एक्टिंग बहुत फ्लैट है, बिल्कुल। मतलब अच्छा, लोग कहेंगे कि मैं क्रूअल हो रहा हूँ, पर शी डज नॉट नो हाउ टू एक्ट, लेट मी बी ऑनेस्ट। अरे बाप रे, आगे जाके वो इवॉल्व हो जाए तो वो और अरे आप बात है। ट्रोल हो जाएंगे अब। नहीं, ट्रोल हो जाए देखिए उसमें, लेकिन पंकज त्रिपाठी हैं, आयशा हैं, विनीत सिंह हैं, इन्होंने बहुत अच्छी एक्टिंग की है। तो उसमें कुछ बड़े कमाल के एक्टर हैं जो गुंजन सक्सेना के फादर के रोल में हैं। पंकज त्रिपाठी, उनकी एक्टिंग आप देखिए कि एयरफोर्स ऑफिसर के रोल में विनीत सिंह की देखिए। दो लोगों की एक्टिंग मुझे बहुत ही एवरेज और बिलो एवरेज लगी, जानवी कपूर और अंगद बेदी। अच्छा, पर वो फिल्म लिखी बहुत अच्छी से गई, और वो जो मिसोजिनी है, एक जो पुरुषवाद है, वो जो जिस मसले को उठाती है, वो बहुत ही अच्छे से डील किया गया। उसमें कई सेंसिटिव पॉलिटिकल इश्यूज हैं। जैसे एक दफा वो डिनर टेबल पूछती है कि पापा मैं तो प्लेन उड़ाने के महत्वाकांक्षा या मकसद से जा रही हूँ, तो क्या मैं गद्दार हूँ? तो उसका फादर कहता है कि फौज में ऐसे लोग नहीं चाहिए जो सिर्फ जोर जोर से नारे लगाएं। फौज में ऐसे लोग चाहिए और देश को ऐसे लोग चाहिए जो अपना काम ईमानदारी से करें, वही अरे वाह, देश सेवा है। ये कितनी जरूरी बात है कि सिर्फ नारे लगाने से देश नहीं बनता है, आप अपना काम कितनी ईमानदारी से कर रहे हैं। आजकल क्या होता है कि रोज देश के युवा एक बड़े पैमाने पर जगते हैं और सोशल मीडिया पर क्रांति लाते हैं और उनको लगता है देश बन गया। नहीं मैं आपको ये मोहल्ले में कहूँ, पौधारोपण हो रहा है, उनके घर में कितना क्या हो रहा है, कुछ नहीं। मैंने इस हफ्ते इन विवादों के बाद एक बात ठान ली है, सोशल मीडिया पर मैं अब थोड़ा कम समय गुजारूंगा। एक मैं सोशल मीडिया एडिक्ट बन गया था, इससे मेरा दिमाग जो है वो बराबर चल नहीं रहा था। अब मैंने सोच लिया है कि जो भी है सोशल मीडिया पर दिन से आधा घंटा मैं ज्यादा नहीं गुजारूंगा, मैक्सिमम हाफ एन आवर। एक मैं अपने दर्शकों को बहुत अच्छी सूचना देना चाहता हूँ। हम लोग अलग अलग ओटीटी प्लेटफॉर्म्स देखते हैं, और एक मुझे ओटीटी प्लेटफॉर्म मिला है जो बहुत कमाल का है, सबसे बेस्ट। मतलब नेटफ्लिक्स, अमेजॉन, ZEE5, हॉटस्टार, सोनी लिव, ये सब एक तरफ, वो एक तरफ। इस प्लेटफॉर्म का नाम है क्यूरियोसिटी। क्यूरियोसिटी पे सिर्फ 30 फिल्में होती हैं, ना 31 ना 29। पूरी दुनिया की फिल्में होती हैं और उनको बड़े बड़े क्रिटिक और सिनेमा पर लिखने वाले क्यूरेट करते हैं। तो उसमें आपको फिनलैंड की फिल्म मिलेगी, अर्जेंटीना की मिलेगी, स्पेन की मिलेगी, इंडिया की मिलेगी, कुछ डॉक्यूमेंट्रीज होंगी, कुछ पुरानी फिल्में, कुछ नई फिल्में, और वो रोज के रोज एक फिल्म हटाते जाते हैं, एक जोड़ते जाते हैं। तो वो जो हम लोग एंडलेस स्क्रॉल करते रहते हैं और पूछते रहते हैं कौन सी देखें नहीं देखें, आई लव दैट प्लेटफॉर्म। मैं आपसे ये कहूँ ना, जब आपकी ये उत्सुकता मुझे नजर, जो उत्साह से आप फिल्मों पर बात करते हैं ना एक दिन आप फिल्म बनाएंगे ही बनाएंगे सौरभ जी। ये मैं देखिए मेरा उत्साह होता है जब मैं क्रिकेट के बारे में बात करता हूँ या खेल के बारे में, वो मैं आप में देखता हूँ फिल्म मेकिंग को लेकर, क्योंकि एक बड़ी कला है। मैं हमेशा सोचता हूँ एक ना एक दिन हम फिल्म बनाएंगे, लेकिन मुझ में वो क्षमता नहीं है, आप में है। और आप ये फिल्मों देखते हैं ना, मुझे मेरे एक पुराने दोस्त की याद आती है, खालिद मोहम्मद। जब मैं टाइम्स ऑफ इंडिया में था कई सालों पहले, वो वहां के फिल्म क्रिटिक थे, और हर व्यक्ति खालिद मोहम्मद के फिल्म रिव्यूज जरूर देखता था। उन्होंने फिर फिल्म भी बनाई, जुबैदा उनकी एक फिल्म थी, और एक दो फिल्म बड़े अच्छे बनाए। तो मैं कहूंगा कि जो खालिद मोहम्मद में मैंने वो देखा है, वो आज आप मैं सौरभ में देख रहा हूँ। आई वोंट कमेंट ऑन दैट, नो कमेंट। चलिए अगले जनरेशन के विशाल भारद्वाज, अनुराग कश्यप मेरे सामने है दोस्तों। अरे ये सब बहुत बड़े बड़े नाम हैं। इसके अलावा एक किताब में पढ़ रहा हूँ, हुसैन जैदी की किताब है, बैच ऑफ 83 पे। वो बेसिकली प्रदीप शर्मा की बायोग्राफी है, लेकिन उसमें विजय सालस्कर का भी जिक्र है। एक महाराष्ट्र के पुलिस ट्रेनिंग कॉलेज का 1983 का बैच है, जिसमें कई दरोगा आए थे ट्रेनिंग के लिए। हाँ, उसमें आंग्रे, सालस्कर, प्रदीप शर्मा और एक कोई खास ऐसे 4-5 बड़े लेजेंडरी एनकाउंटर वाले लोग हैं।
तो उनकी कहानी है। और जैदी साहब लिखते भी कमाल है, डोंगरी टू दुबई, बायकुला टू बैंकॉक, आई एम अबू सलेम, माफिया ब्लैक किंग्स ऑफ फ्राइडे। मुंबई, ब्लैक फ्राइडे, मतलब बड़ी कमाल किताबें। वो जो जब वो फिक्शन में दाखिल होते हैं तब मुझे उतना नहीं जमता है, लेकिन जब वो हाँ। ये रियल वाला लिखते हैं तो बहुत कमाल का। सो आई स्ट्रांगली रेकमेंड दैट बुक। नहीं, वो भी उसी जमाने से आते हैं जब वो क्राइम रिपोर्टर थे। जब मैं शुरुआत कर रहा था, वो मुझे लगता है उसके उसी टाइम के थे, क्राइम रिपोर्टिंग करते थे। और उन्होंने जिस तरह से अपनी एक पकड़ बनाई है क्राइम रिपोर्टिंग पर, वो बिल्कुल लाजवाब है। एक आपको और किताब बता दूं, वो 17 दिन, इस नाम से टीवी रिपोर्टर हैं ब्रजेश राजपूत। एमपी का जो वो ड्रामा रहा पूरा सरकार गिरने और बनने का, कि वो पहली एक ट्वीट आता है 2-3 मार्च से वो ड्रामा शुरू होता है कि रामबाई करके जो बसपा की विधायक हैं वो बीजेपी के पूर्व मंत्री भूपेंद्र सिंह के साथ चार्टर प्लेन से गई, फिर वो गुड़गांव का होटल, फिर वहां कांग्रेस के नेता आते हैं, दिग्विजय के बेटे और जीटी पटवारी कुछ विधायकों को ले जाते हैं, कुछ उन्हें गेस्ट हाउस में मिल जाते हैं, वहां से वो ड्रामा शुरू होता है। और तब तक ज्योतिरादित्य पिक्चर में भी नहीं थे। और फिर पूरा कैसे वो अनफोल्ड होता है, किसी के विधायक जयपुर जा रहे हैं, किसी के बेंगलुरु, किसी के गुरुग्राम, और वो राज्यपाल और कमलनाथ के बीच जो तनातनी चलती है, वो 17 दिन की बड़ी रोमांचक कहानी जैसी कमलेश सुतार ने लिखी थी, उसी तरह से ब्रजेश राजपूत ने लिखा है, और बहुत ही इंटरेस्टिंग है। तो वो जरूर पढ़नी चाहिए, वो 17 दिन ब्रजेश राजपूत किताब, स्ट्रांगली रेकमेंड। नहीं, मुझे अच्छी बात क्या लग रही है कि पत्रकार जो है, जो अपने डे टू डे पत्रकारिता करते हैं, जो जानकारी मिलती है वो उसे किताब के फॉर्मेट में बना रहे हैं। आप किताब भी लिखिए सौरभ जी, आप केवल फिल्म मत बनाइए, आप किताब भी लिखिए, आप में वो भी खूबी है। चलिए चलिए चलिए, पूरी कोशिश रहेगी कि नेता नगरी में लगातार आपसे संवाद रहे और तमाम ख्वाहिशों को पूरा आसमान मिले, उड़ने के लिए, सांस लेने के लिए। आज की नेता नगरी में इतना ही। आप अपना ख्याल रखिए। बहुत शुक्रिया राजदीप सरदेसाई। अगले हफ्ते फिर नए सियासी मसलों के साथ आपके सामने हाजिर होंगे। आजादी का पर्व है, आजादी के मायने क्या हैं? क्या आजादी के मायने सिर्फ कुछ प्रतीकों तक हैं? प्रतीक बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन वो प्रतीक किन वैल्यूज को कैरी करते हैं? उस तिरंगे को हाथ में थाम कर हमारे पुरखों ने जब अपनी शहादत दी तो उनकी आंखों में क्या सपना था? भगत सिंह की आंखों में, चंद्रशेखर आजाद की आंखों में, तिलक की आंखों में, गांधी की आंखों में, सुभाष बाबू की आंखों में क्या सपना था? उस सपने को जरूर याद करें। एक ऐसा समाज बने जहां पर अन्याय ना हो, सबको उन्नति का रास्ता मिले, जाति के, मजहब के, भाषा के आधार पर भेदभाव ना हो। और हम अपने आप से ये पूछें कि मेरा देश आजाद है, क्या मैं सब तरह के पूर्वाग्रहों से आजाद हूँ? क्या मैं सब इंसानों की गरिमा का ख्याल रखता हूँ? और क्या मैं सिर्फ जबान से नहीं, अपने कर्मों से अपने देश की तरक्की में हिस्सेदारी करता हूँ? तभी ये आजादी पर अपने बेहतर मायने पाएगा। जी राजदीप जी। मैं छोटी सी बात कहना चाहता हूँ। आजकल नेशनलिज्म का जमाना है, राष्ट्रवाद का। मैं कहता हूँ एक सबसे बड़ा राष्ट्रवाद है सिटीजन नेशनलिज्म, नागरिक का राष्ट्र। हर नागरिक को अपनी नागरिकता की पहचान होनी चाहिए, और संविधान से जुड़ा हुआ जो राष्ट्रवाद है, कॉन्स्टिट्यूशनल नेशनलिज्म। मैं कहता हूं सिटीजन नेशनलिज्म, नागरिकता का राष्ट्रवाद, और कॉन्स्टिट्यूशनल नेशनलिज्म, संविधान को जुड़कर जो राष्ट्रवाद होता है, उनको आप मिलाइए, आप अच्छे नागरिक बनिए, तभी मुझे लगता है आजादी का असली जो मतलब है जनता के सामने आएगा। ये असली मतलब है, जो भेदभाव से उठकर आप अपने आप को हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई मत सोचिए, आप भारतीय बनिए, नागरिक बनिए। और भारत को जानिए, भारत के अलग अलग हिस्सों में घूमिए, अलग अलग किस्म के समाजों से, बोली से, भाषा से, रिवाजों से मिलिए। तब आपका जो भारत नाम का विचार है वो बहुत ही बहुलतावादी विचार हो जाएगा। मैंने एक डिसाइड किया, जब भी ये कोरोना खत्म होगा, मैं पूरे इस हमारे इस सुंदर देश के हर राज्य में जाने का मेरा प्लान है। अब वो कैसे तय होगा, कोई टीवी प्रोग्राम के जरिए या ऐसे ही चलेंगे, ये देखेंगे, लेकिन मेरी डिस्कवरी ऑफ इंडिया अभी शुरू होने वाली है। चलिए, आज की नेता नगरी में इतना ही। अपना और अपनों का ख्याल रखिए। शुक्रिया।